अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। इधर उधर कहाँ भागी जा रही हो? उसके कमरे में दाखिल होती हुरैब तेज़ तेज़ कदम उठाती कमरे में बाहर जाने लगी जब ज़रियाम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानब खींच लिया। वो अम्मा साई ने बुलाया था तो बस उनके पास आ रही थी। क्यों बुलाया था? वो कुछ मेहमान आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे को उनसे मिलवाएंगी। बिल्कुल, तुम मिलना उनसे, लेकिन अभी नहीं, सुबह। वैसे भी अम्मा साईं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उनके बेटे को छोड़कर बाहर लोगों से मिल रही होगी। जरियाम, छोड़ो, मुझे जाना है। यूँ कहो मुझसे भागना है। अच्छा, उन्हें बता तो दूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, बस बता कर आ जाती हूँ। हुरैब के कहने पर उसने अपनी नज़रें दौड़ाई और दूर खड़ी मुलाजमा को अपने पास बुलाया था। जी साहिब, मुलाजमा ने उसके करीब आकर पूछा था। अम्मा साईं से कहना ज़रियाम साहब की तबीयत ठीक नहीं है, हुरैब बीबी उनके पास है, इसलिए वो मेहमानों से नहीं मिल सकती हैं। ज़रियाम के कहने पर मुलाजमा जी अच्छा कहती वहाँ से चली गई थी। उसके जाते ही ज़रियाम वापस अंदर कमरे में गया और दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि हुरैब तो बस मुंह खोले इस झूठे को देख रही थी। झूठे, क्या हुआ है तुम्हारी तबीयत को? हुआ है ना, मेरी तबीयत ख़राब है और अब तुम अच्छी बीवी बनकर दिखाओ और अपने शौहर की खिदमत करो। ज़रियाम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करके उसे अपने करीब किया और उसके सुर्ख लबों पर झुक गया। शाह हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर तरफ फूलों की सजावट और लाइटों की रोशनी हो रही थी। इतनी सजावट क्यों ना होती, आखिर शाह हवेली के मकीनों की जाने रस्में माइयों थी। हर कोई तैयारी करने में मसरूफ़ था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी जगह पर भी किसी तरह की कोई कमी आए। लेकिन ये अलग बात थी कि आंखें सबकी भीग रही थी, कभी खुशी में तो कभी नूर शाह के खुद से दूर जाने के गम में। भला किसने सोचा था कि उनकी छोटी सी प्रिंसेस इतनी जल्दी रुखसत हो जाएगी, लेकिन वो हो रही थी। आज माइयों का फंक्शन था और 2 दिन बाद रुखसती। असीरम की फैमिली में सिर्फ उसके दादा जान थे और दूर के चंद रिश्तेदार, इसलिए मोहतसम ने माइयों का फंक्शन एक साथ ही रखा था। नूर उसके लिए ख़ास थी, लेकिन कम असीरम भी नहीं था। वो जानता था ऐसे मौका पर उसे अपने माँ बाप की कमी ज़्यादा महसूस होगी, इसलिए वो खुद एक बाप की तरह उसकी भी सारी जिम्मेदारी उठा रहा था। अम्मा साई, हॉस्पिटल से निकलते हुरैब ने झिझकते हुए उसे पुकारा, जिस पर उसने मुड़कर हुरैब की तरफ देखा था। हाँ, क्या हुआ, कहीं दर्द हो रहा है? फिक्रमंदी से वो उसके करीब जाकर पूछने लगी। नहीं, वो आप ये बात उसे मत बताइएगा, मैं खुद बताऊंगी। उसे नजरें झुकाकर बताया, जिस पर आयरा मुस्कुरा उठी थी। ठीक है, तुम ही बताना ज़रियाम को। उसने प्यार से उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर उसके गाल पर अपने लब रखे और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी हॉस्पिटल से घर की तरफ बढ़ गई थी। आज नूर का माइयों था और सारे लड़के काम में उलझे हुए थे। ऐसे में ज़रियाम को बिना तंग किए हुरैब को डॉक्टर के पास लेकर चली गई, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और इशारा किस तरफ जा रहा था ये बात भी उसके जहन में आ रही थी। और जब डॉक्टर ने उसके शक की तस्दीक कर दी तो उसके पाँव जैसे ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। अभी उनकी शादी को फ़कत 1.5 महीना ही हुआ था और आयरा को ये उम्मीद नहीं थी कि खुशी उनके घर में इतनी जल्दी आ जाएगी। उसे हैरत हो रही थी, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। कल तक ये खुशखबरी वो आलम को देख रही थी और आज उसकी बहू ने उसके बेटे को देनी थी। वो बेताब थी घर में सबको ये बात बताने के लिए कि वो दादी बनने वाली है, लेकिन जब तक हुरैब ने ये बात ज़रियाम को नहीं बतानी थी तब तक वो भी किसी को बताने वाली नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो पांचों अंदर दाखिल हुए, जहाँ वो माइयों की दुल्हन बनी बैठी थी। उसे पीले रंग का लहंगा जेबतन किया हुआ था, बालों को एक साइड से पिन करके दूसरी तरफ से आगे डाले हुए थे। सर पर पिन से दुपट्टा सेट किए वो फूलों से बना इंतहाई खूबसूरत सेट पहने बैठी हुई थी। उन्हें शीशे में देखकर नूर ने अपना चेहरा मोड़कर उनकी तरफ देखा। इन सब लड़कों ने एक जैसे कपड़े बनवाए थे, सफ़ेद कमीज शलवार और गले में पीले रंग की चुनरी, जबकि लड़कियों ने भी एक जैसे कपड़े बनवाए थे। माइयों की मुनासबत से पीले रंग की घेरेदार फ्रॉक। लाला आ जाए, उन्हें वहीं खड़े देखकर उसने अंदर आने का इशारा किया। एक एक करके वो उसके कमरे में दाखिल हुए, जिनमें सबसे पहले माहिर था, क्योंकि वो इनमें सबसे बड़ा जो था। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। उसके गाल पर हाथ रखकर माहिर ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखे और अपनी भीगी आंखों को बंद कर लिया था। तुम्हें पता है नूर, जब तुम पैदा हुई थी तो हमें कितनी खुशी हुई थी। तुम हमारे लिए वो तोहफ़ा हो जिसे हमने खुदा से दुआओं में मांगा है। मैं जानती हूँ, पर आप लोग रोना बंद करें, वरना फिर मैं भी रोने लग जाऊंगी और मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। उसके कहने पर माहिर भीगी आंखों से मुस्कुरा दिया था। माहिर साहिब, अब आप यहाँ से उठना पसंद करेंगे? हमें भी चंद लम्हे अपनी बहन के साथ गुजारने हैं। साहिर के कहने पर उसने प्यार भरी नज़र नूर पर डाली, देखा और उसके सामने से उठ गया था, क्योंकि वहाँ बाकी सब भी लाइन बनाकर खड़े थे। नूर के कमरे से निकलकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जब नज़र कमरे से बाहर निकलती हुरैब पर गई और हमेशा की तरह वो गहरा सांस लेकर रह गया। इस वक्त उसने पीले रंग की घेरेदार फ्रॉक पहनी हुई थी और पीला रंग उसकी गोरी रंगत पर हद से ज़्यादा खिल रहा था। बालों को खुला छोड़ा हुआ था और लबों पर लिपस्टिक लगाकर सुर्ख लबों को मज़ीद सुर्ख किया हुआ था। इधर उधर नजरें दौड़ाती हुई वो शायद किसी को तलाश कर रही थी।
और फिर उसे अपना मतलूबा शख्स मिल गया था। ज़रियाम को देखते ही उसके चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुम्हें कुछ बताना था, उसके करीब आते ही उसने जोश से कहा था। इतना तैयार क्यों हुई हो? वो उसके लबों पर लगी सुर्ख लिपस्टिक को तैयारी कह रहा था। मेरा दिल चाह रहा था, पर मेरा दिल नहीं चाह रहा। उसका हाथ पकड़कर वो उसे वापस कमरे में लेकर आया था। ज़रियाम क्या कर रहे हो? उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए उसने ड्रेसिंग पर रखे टिश्यू बॉक्स में से टिश्यू निकाला और उसके लबों पर लगी लिपस्टिक साफ़ करने लगा था। नहीं, मुझे नहीं हटानी। उसने ज़रियाम का हाथ पीछे किया। जब ज़रियाम ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया और उसके लबों पर लगी लिपस्टिक साफ़ कर दी थी। हुरैब ने मुंह बनाकर उसे देखा था। तुम्हें जितना तैयार होना है हो जाओ, लेकिन मेरे सामने। इस तरह तुम किसी और के सामने जाओगे तो ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। अच्छा बताओ, क्या बताना था मुझे? उसकी बात जैसे ज़रियाम ने सुनी ही नहीं थी। नहीं बताना और ना ही बताऊंगी, छोड़ो मुझे। उसके सीने पर हाथ रखकर हुरैब ने उसे खुद से दूर किया था। हुरैब मेरी बात सुनो यार, ज़रियाम ने उसे पुकारा, लेकिन वो बिना उसकी सुने कमरे से बाहर निकल गई थी। बस कर दो परी, और कितना तैयार होगी? सारे मेहमान आ चुके हैं। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, क्योंकि पिछले आधे घंटे से परी मैडम यही कह रही थी कि वो तैयार होने वाली हैं, और तैयारी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्यूटेशन उसे तैयार करके जा चुकी थी, लेकिन उसकी तैयारियां फिर भी रह जा रही थी। तुम्हें क्या मसला है? तैयार होने तो मुझे, मेरी बेटी की शादी है। अच्छे से तैयार होंगी ना? परीशा ने उसे घूरते हुए कहा, और नजरें उसके खूबरू वजूद पर अटक गई थी। इस वक्त उसने वाइट कलर की कमीज़ शलवार पर करीम कलर की शॉल डाली हुई थी और हमेशा की तरह ही बेहद दिलकश लग रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। नहीं, उससे मुंह बनाया और मुड़कर वापस अपने काम में लग गई। जब मोहतसम ने उसे पीछे से अपने हिसार में लिया और गहरी नज़रों से परीशे को देखने लगा, जिसने इस वक्त गोल्डन कलर की फ़्रॉक पहनी हुई थी। लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और तुम्हारी ये तैयारियाँ मुझे बहका रही हैं। जा रहा हूँ, और मुझे दोबारा आने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं पड़ेगी, बस 5 मिनट में आ रही हूँ, तुम जाओ। उसके जाते ही परीशा ने बेड पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और उसे सेट करके खुद पर फैलाने लगी थी। क्या बात है जानिशा, इतनी तैयारी किस लिए हो रही है? उसने कमरे में दाखिल होते तैयार होती कस्वा से कहा था। सब लड़कियों की तरह परीशा, कस्वा और आयरा ने भी गोल्डन कलर की एक जैसी फ़्रॉक पहनी थी, और सब लड़कों की तरह मोहतसम, आलम और असीम ने भी एक जैसी ही ड्रेसिंग की थी। वाइट कमीज़ शलवार पर क्रीम कलर की शॉल। आज नूर का माइयों है ना शाह? कस्वा ने उसे बताया, जैसे वो तो जानता ही नहीं था कि आज नूर का माइयों है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कस्वा, मुझे तो पता ही नहीं था। आपको पता था? आप मुझसे झूठ मत बोलें। उसके झूठ बोलने पर कस्वा ने कमर पर हाथ रखकर उसे घूरा था। अच्छा यार, नहीं बोलता तुमसे झूठ। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ, मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। उसका गाल थपथपाकर वो वहाँ से जाने लगा जब उसे कस्वा की आवाज़ सुनाई दी। शाह, आपने मेरी तारीफ़ तो की ही नहीं। उसके कहने पर असीम ने चेहरा मोड़कर उसकी तरफ देखा। तो तुम्हें तारीफ़ सुननी है, कर देता हूँ। वो फिर से उसके करीब जाने लगा जब कस्वा 2 कदम दूर हुई थी। नहीं, अब बाद में। ठीक है, फिर बाद में कर दूंगा। अच्छा ही है, बाद में फुर्सत से करूँगा और बताऊँगा कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो। उसकी थोड़ी पर अपने लब रख कर उसने एक नज़र उसके मासूम चेहरे पर डाली और वहाँ से चला गया था। तेज़ तेज़ कदम उठाता वो बाहर की जानब जाने लगा जब नज़र वहाँ बैठी माहीम पर ठहर गई थी। उसने पीले रंग की फ़्रॉक पहन रखी थी, जबकि बालों की स्टाइली सी चुटिया बनाई हुई थी। हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ दोनों कलाइयों में उसने गजरे पहने हुए थे। नजरें झुकाए वो अपने काम में मगन वहाँ रखी डिस्पोजेबल प्लेट्स में फूल डाल रही थी। अपने ऊपर किसी की गहरी नजरें महसूस करके उसने अपनी स्याह आंखें उठाकर सामने खड़े साहिर को देखा था, और उसकी स्याह आंखें देखकर साहिर को इनमें अपना आप डूबता महसूस हुआ। उसकी आंखें हसीन थी, ऐसे ही तो उसकी आंखों का दीवाना नहीं था। क्या हुआ? उसे मुसलसल खुद को देखता पाकर माहिम ने चंबे से पूछा था। यहाँ आओ। मैं नहीं आ रही। माहिम यहाँ आओ। इस बार उसके लहजे की नरमी सख्ती में बदल गई थी, जबकि माहिम अब तेज़ तेज़ कदम उठाती वहाँ से जा रही थी। साहिर ने उसे अपने करीब सर पर हाथ रखने के लिए तो बुलवा नहीं रहा था, जिसलिए बुलवा रहा था इस बात का भी उसे अंदाज़ा था। तेज़ तेज़ कदम उठाती वो वहाँ से जाने लगी, लेकिन कितना भी तेज़ भाग लेती, साहिर की तेज़ी का मुकाबला तो फिर भी नहीं कर सकती थी। उसके भागने पर साहिर जल्दी से उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानब खींचा था। उसकी इस हरकत पर माहीम ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो बिना उसकी सुने वहीं खड़े खड़े उसके लबों पर झुक गया था। माहीम ने उसके चौड़े सीने पर अपने मुक्के बरसाए। ज़्यादा फिक्र इस बात की थी कि कोई उन्हें इस तरह देख ना ले, लेकिन वो ढीठ बना अपने काम में मगन रहा। वहाँ से गुजरते ज़रियाम की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उल्टे कदमों से वापस चला गया। अलबत्ता साहिर को दिल में गालियाँ देना नहीं भूला था, जो अपने कमरे के होते हुए भी यहीं पर खड़ा ये हरकतें कर रहा था। साहिर शाह! असीम की आवाज़ सुनकर साहिर उससे दूर हुआ, और उसके दूर होते ही माहीम बाहर की तरफ भाग गई। इस वक्त उसका दिल चाह रहा था ज़मीन फटे और उसमें समा जाए, या साहिर के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दे। अब तो ऐसा लग रहा था वो असीम के सामने कभी नजरें भी नहीं उठा पाएगी।
ये क्या बेहुदा हरकत थी? माहीम के जाते ही उसने सख्त लहजे में सामने खड़े शख्स से पूछा था। बेहुदा हरकत क्या बाबा साहब, बीवी है मेरी, उसने ढिठाई से जवाब दिया। सिर्फ निकाह हुआ है और निकाह ही सबसे अहम होता है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम यहाँ बीच रास्ते में खड़े ये हरकतें करोगे? कभी तुम्हारे बाप ने ये हरकतें नहीं की, तुमने कहाँ से सीख ली? बाप का दौर पुराना था, अब नया दौर आ गया है। अच्छा, तो इस पुराने दौर वाले बाप का ही फैसला है कि तुम्हारी रुखसती जो 1 महीने बाद हो रही है अब 4 महीने बाद होगी। उसके कहने पर साहिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। नहीं बाबा साहब, अब ये जुल्म तो ना करें, उसने बेचारगी से मुंह बनाया। लेकिन अब असीम बिना उसकी बात पर ध्यान दिए वहाँ से चला गया था। साहिर ने नजरें दौड़ाकर माहिम को ढूंढना चाहा जो यहाँ पर नहीं थी। सब कुछ माहिम की वजह से ही हुआ था। पता नहीं उसे बोलता कौन इतना प्यारा लगने के लिए कि मैं खुद पर कंट्रोल खो दूँ। दिल में माहिम को सुनाता वो बाहर चला गया। रुको तो ज़रा आयरा बीबी, इतनी तैयार क्यों हुई हो तुम? उसके बाहर निकलते आलम ने कहा जो उस खुद से बुलाने के लिए आया था। क्यों, अच्छी नहीं लग रही? अच्छी तो लग रही हो, लेकिन तैयारी अपनी उम्र के हिसाब से तो करती। आप कहना क्या चाहते हैं आलम? उसे घूरते हुए आलम से कहा था। मतलब देखो तो, बुढ़ापे की तरफ जा रही हो और संघार तुम इस तरह कर रही हो जैसे नई नवेली दुल्हन। उसका अंदाज चिढ़ाने वाला था। मैं तो फिर भी ठीक हूँ, खुद को देखा कभी बालों में कैसी सफ़ेदी छा रही है? साइड के चंद बाल ही सफ़ेद हैं तो ना, तुम्हारे भी हो जाएंगे। कलर लगाना बंद कर दो। आलम, मैं कोई कलर नहीं लगाती, और ख़बरदार जब मेरी उम्र का मजाक किया। अपनी उंगली उठाकर उसने आलम को तनबीह की और उसकी मूंछ का कोना पकड़कर इतनी तेज़ी से खींचा और वहाँ से चली गई थी। उसकी हरकत पर आलम ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। यह हरकत आयरा ने काफ़ी वक्त बाद की थी। उसके कमरे में दाखिल होते ही शामिर ने अगले ही पल उसे दीवार से लगा दिया। शामिर, ये क्या हरकत है? 20 मिनट पहले बुलाया था और तुम अब आ रही हो? शामिर ने फुर्सत से उसका पूरा जायज़ा लिया था। मैं तैयार हो रही थी और अब तुम तैयार हो चुकी हो और मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही हो। शामिर, तंग मत करें, बताएं मुझे क्यों बुलाया था? उसके कहने पर शामिर उसका हाथ पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल के पास ले गया जहाँ पर गजरे रखे हुए थे। उसका हाथ थाम कर वो इन गजरों को उसके हाथों में पहनाने लगा। मेरे लिए तुम्हारी तरफ से एक खूबसूरत सा छोटा सा गिफ्ट। बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। मैंने तुम्हें दिया है तो अब तुम भी मुझे गिफ्ट दो, बल्कि मैं खुद ले लेता हूँ, खुद ही कहते हुए वो उसके लबों पर झुकने लगा जब हयात ने उसके लबों पर अपना हाथ रख दिया। शामिर, नहीं, मेरी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। जानता था मैं तुम यही कहोगी। देखो तो कितना ख्याल करने वाला शौहर मिला तुम्हें। मैंने पहले ही तुम्हारे लिए एक लिपस्टिक मंगवा ली थी। दराज में से उसने एक पिंक कलर की लिपस्टिक निकाली और इससे पहले हयात मजीद कुछ कहती वो तेज़ी से उसके लबों पर झुक गया। लड़के वालों के आते ही हर तरफ शोर मच चुका था। ज़्यादा शोर इस बात का मचा था कि उनमें असीरम था। असीरम खान कोई आम हस्ती नहीं थी, उसकी खूबसूरती पर लड़कियां फिदा थीं। वो एक ऐसा शख्स था जिससे कम उम्री में ही अपना नाम बना लिया था। इस वक्त भी उसने वाइट कमीज शलवार पर ब्राउन कलर की वेस्ट कोट पहनी हुई थी और लड़कियां हसरत भरी नज़रों से उसे देख रही थीं। मर्दों का इंतज़ाम दूसरी साइड पर किया हुआ था, जबकि औरतों का इंतज़ाम बाहर बने बड़े से लॉन में हो रहा था। असीरम को भी वहीं नूर के बराबर बिठा दिया गया क्योंकि इन दोनों की रस्म साथ ही होनी थी। लेकिन ये देखकर वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था कि नूर के चेहरे पर थोड़ी देर तक उसका दुपट्टा डाला हुआ था। जब से उनकी शादी की डेट फिक्स हुई थी तब से नूर तो उससे बात भी नहीं की थी और यहाँ आकर भी उसका छुपा चेहरा ही देखने को मिला था। ये सब क्या है नूर? हटाओ इस दुपट्टे को। नहीं हटा सकती, दादी साई ने कहा है कि मेरा आपसे पर्दा होगा। वो तो साथ रस्म भी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन बाबा साई ने इसरार किया तो वो राज़ी हुई। फरीना और समरीन बेगम को वो दादी ही कहती थी। ठीक है, कर लो अभी सारे पर्दे, क्योंकि बाद में तो हमारे दरमियान कोई पर्दा ही नहीं रहेगा। उसकी बात के जवाब में नूर ने कुछ नहीं कहा था और असीरम बस सोच कर रह गया कि इस घूंघट के पीछे उसकी बात सुनकर नूर के चेहरे पर किस तरह के तासुरात आ रहे होंगे। अरे यार, म्यूज़िक बजाओ, मेरी बहन की शादी है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। अपनी चुनरी गले में लपेट कर उसने डीजे वाले को इशारा किया जो उसके इशारा करते ही म्यूज़िक चेंज करवा करके आवाज़ बढ़ा चुका था और उसके साथ ही शामिर का डांस भी शुरू हो चुका था जिसकी उसने काफ़ी प्रैक्टिस की हुई थी। अम्मा साई, मैं भी जाऊँ? मुझे भी नाचना है। हुरैब ने बेचैनी से अपने पास खड़ी आयरा का बाजू हिलाया। ठीक है, लेकिन एहतियात करना, उछलना मत, बल्कि ज़रियाम से पूछ लो, अगर उससे अच्छा नहीं लगा तो। आयरा के कहने पर वो मुंह बनाती हुई ज़रियाम के पास जाने लगी जो थोड़े फासले पर ही खड़ा था। जितनी देर में ज़रियाम ने उसे इजाज़त देनी थी उतनी देर में तो गाना ही ख़त्म हो जाता। ज़रियाम, मेरे को भी नाचना है, मैं जाऊँ? उसने ज़रियाम के पास आकर कहा। हाँ बिल्कुल जाओ। ज़रियाम के कहने पर वो खुशी से चहकती हुई शामिर के पास चली गई थी। ज़रियाम मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। इस वक्त लॉन में घर के 2-3 मर्दों के अलावा सिर्फ ख़वातीन मौजूद थीं। इसे ज़रियाम ने उसे इजाज़त दे दी थी। थोड़ी देर में हुरैब और शामिर के साथ साथ अहान का भी इजाफा हो चुका था और इस तरह हंसी खुशी ये तकरीब अपने अख्ताम को पहुंची। कमरे में दाखिल होते ही खाली कमरे ने उसका इस्तकबाल किया। हुरैब की गैर मौजूदगी देखकर वो वापस बाहर जाने लगा। जब नज़र बेड पर रखे उस कार्ड पर गई, उसने उठाकर उसे देखा जहाँ पहले सफ़े पर बच्चों जैसी टेढ़ी मेढ़ी लिखावट हो रही थी जो यकीनन हुरैब की थी, लेकिन ज़रियाम को ये लिखाई दुनिया की सबसे खूबसूरत लिखाई लग रही थी।
क्योंकि वो हुरैब की लिखाई थी। सुबह से एक बात बताना चाह रही है और बताने के लिए इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं मिला। उसकी लिखाई में गलतियाँ थी, लेकिन ज़रियाम को फिर भी वो लफ्ज़ हर तरह से परफेक्ट लग रहे थे, उसकी हुरैब ने जो लिखे थे। उसने कार्ड खोला। अंदर जो लिखाई हो रही थी वो आयरा की थी, लेकिन वो इस लिखाई को नहीं देख रहा था। वो तो बस इसमें लिखे उस जुमले को हैरत से पढ़ रहा था। यू आर गोइंग टू बी अ फादर। एक बार, 2 बार, 3 बार। हैरत से वो बार बार इस जुमले को पढ़ रहा था और जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने पीछे कदमों की आहट महसूस करके वो मुड़ा, जहाँ हुरैब नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। ये सच है हुरैब? उसके करीब जाकर ज़रियाम ने बेयकीनी से पूछा। हाँ, उसके कहने की देर थी जब ज़रियाम ने सख्ती से उसे खुद में खींच लिया। उसे खुद भी पता नहीं चला कब उसकी आंखें भीग गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अपने रब का शुक्र अदा करूं, खुशी से भरपूर लहजे में वो कहते हुए कभी उसे खुद में बींच लेता तो कभी उसके चेहरे पर अपना प्यार भरा लम्स छोड़ने लगता। हुरैब ने अपने नर्म हाथों से उसके आंसू साफ किए। जब ज़रियाम ने उसे फिर से खुद में बींच लिया, उसे अपने सीने से लगाए, वो किसी और ही जहान में पहुंचकर अपनी इस खुशी को महसूस कर रहा था जब उसे बाहर से आलम की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो हुरैब का हाथ पकड़े बाहर चला गया था। क्या कहा तुमने? आयरा की बात सुनते ही उसने हैरत से पूछा था। मैंने क्या कहा? मैंने कहा है कि आप दादा बनने वाले हैं। तुम सच कह रही हो आयरा? तुम्हें किसने बताया और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ज़रियाम ने भी मुझे नहीं बताया। एक ही सांस में कहते हुए वो बिना उसकी कुछ सुने जल्दी से अपने कमरे से निकला और ज़रियाम को पुकारने लगा था। लड़कों की टीम तो वैसे भी बाहर ही बैठी हुई थी, लेकिन घर के अफराद जो अंदर गए थे वो भी उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ चुके थे। आलम, क्या हुआ है? मोहतसम ने तशवीश से उसके करीब आकर पूछा। मोहतसम, मैं दादा बनने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर सब भी हैरान थे, जबकि आलम का तो बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को अपनी इस खुशी में शरीक कर ले। आलम ने मुलाजमा को इशारा किया और उसे मिठाई लाने के लिए कहा। जब नज़र कमरे से निकलते ज़रियाम और हुरैब पर पड़ी थी, उसे आगे बढ़कर ज़रियाम को अपने गले लगाया। मेरा बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। उसे ज़रियाम की कमर थपथपाई और मिठाई जो मुलाजमा लेकर वहाँ खड़ी थी उसमें से पूरा लड्डू उठाकर ज़रियाम के मुंह में डाल दिया और उसके पीछे खड़ी हुरैब के पास गया था। अपनी जेब से चंद नीले नोट निकालकर उसने हुरैब के सर पर वारे और वहाँ खड़ी मुलाजमा को दे दिए। मेरा बच्चा। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर आलम ने उसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। खुशी तो घर में पहले ही थी, अब फ़र्क इतना था कि वो खुशी दोबाला हो चुकी थी। मिठाइयाँ तो पहले ही बट रही थी, अब उनकी तादाद बढ़ चुकी थी। सब लोग अपने कमरे में जा चुके थे, सिवाय इन पांचों के जो यहाँ बैठे एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। हम यहाँ क्यों बैठे? एहाब ने अपना हाथ थोड़ी पर रखते हुए पूछा। कमरे में जाकर भी तो यही करना है, इससे अच्छा यहीं बैठकर एक दूसरे के चेहरे देख लो, माहिर ने उसे जवाब दिया जब शामिर ने दिल में दबी बात इन सबसे कह दी थी। मैं सोच रहा हूँ कि ज़रियाम लाला ने शादी भी एक ही हफ्ते में कर ली और अब इतनी जल्दी ये खबर भी सुना दी, कैसे? वो रहा ज़रियाम का कमरा, वहाँ जा और जाकर पूछ ले। साहिर ने ज़रियाम के कमरे की तरफ इशारा किया जिस पर वो मुँह बनाकर वापस सोफे पर लेट गया था। वैसे मैं क्या बनूंगा? माथे पर बिखरे बालों को पीछे करके उसे सबकी तरफ देखा, जबकि उसके जवाब पर एहाब तो जैसे तप ही गया था। पूछ तो ऐसे रहे जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम क्या बनोगे। चाचू बनोगे तुम? मुझसे तमीज़ से बात किया करो, बड़ा हूँ मैं तुमसे। अच्छा हुआ तुमने बताया, मैं तो भूल ही गया था। मैं भूल जाऊँ ना तो मुझे याद दिला दिया करो। हाँ, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सब याद आ जाएगा। उनकी नोक झोंक देखकर शामिर, साहिर और माहिर ने एक दूसरे की तरफ देखा और आहिस्ता से उठकर वहाँ से जाने लगे, जबकि कमरे में जाने से पहले भी उनके कानों में हान और एहाब की आवाज़ पड़ रही थी। बारात का इस्तकबाल धूमधाम से किया गया। मेहमानों से मुलाकात हुई और फिर थोड़ी देर में निकाह शुरू हो गया। धड़कते दिल के साथ नूरशाह ने कबूल है कहा और अपना सब कुछ सीरम खान को सौंप दिया। साइन करते वक्त उसके आंसू थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आज वो किसी और की हो गई थी। नूर मोहतसम से नूर सीरम बन गई थी, जो अब उसके जिस्म जान का मालिक था। आंखें पूरी खोले वो सामने से आते उस नूर को देख रहा था, जो आज नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी और शर्माई शर्माई सी सीधा उसके दिल में उतर रही थी। सुर्ख रंग का लहंगा पहने आज वो दुल्हन बनी हुई थी, असीरम खान की दुल्हन। अपना मजबूत हाथ उसके सामने करके असीरम ने उसका नर्म हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे ले जाकर स्टेज पर बिठा दिया। नूर ने टेढ़ी नज़रों से शख्स को देखा जो उसके शौहर के अहदे पर फाइज था। ब्लैक कलर की शेरवानी पहने अपनी शख्सियत का जादू हर तरफ बिखेर रहा था। इस तरह क्यों देख रही हो? खुलकर देखो, अब तो हर तरह से तुम्हारा ही हूँ। उसके कहने पर शर्मिंदा होकर नज़रें झुका गई और झुकी नज़रों के साथ वो खुद पर जमी असीरम की निगाह आराम से महसूस कर रही थी। असीरम, मुझे देखना बंद करें। क्यों? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम असीरम खान की मलकियत हो, मुकम्मल तौर पर मेरी हो। कोई कहकर को तो दिखाए, हशर ना बिगाड़ दूँ। उसके कहने पर नूर ने बिना कुछ कहे अपनी नज़रों का जाविया मोड़ लिया, लेकिन असीरम की नज़रें वो खुद पर अभी भी बआसानी महसूस कर रही थी। रुखसती का वक्त हुआ और हर किसी के आंसू जो कब से रुके हुए थे वो बहने लगे। आज उनकी जान उनसे दूर जा रही थी। अपने सब भाइयों से गले मिलते हुए वो रो रही थी, लेकिन अपने बाप के गले मिलते ही रोने के अंदाज में शिद्दत आ चुकी थी।
अपनी जान तो मैं सौंप रहा हूँ सीरम, इसका बहुत ख्याल रखना। मोहतसम ने भीगी आंखों से सीरम को देखते हुए कहा और अपने सीने से लगी नूर के माथे पर अपने लब रखे थे। आप फिक्र मत करें, अपनी जान से ज़्यादा ख्याल रखूँगा मैं नूर का। उसे ये नहीं कह सका कि आपको ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे 5 साले मुझे ये बात अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। घर में उसका शानदार इस्तकबाल किया गया। शुरुआत से लेकर घर के आखिरी कोने तक को सजाया गया था। चंद रसूमात अदा करके नूर को सीरम के कमरे में बिठा दिया गया, जहाँ हर तरफ फूलों की सजावट हो रही थी। वहाँ बैठी वो कितनी देर से सीरम का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो था कि आ ही नहीं रहा था। उसे अपना सर बेड ग्राउंड से टका दिया और थकन के बायस थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग चुकी थी। मेहमानों को रुखसत करके वो सीधा अपने कमरे में आया। उसे पता था उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन जल्दी जल्दी करते हुए भी उसे आने में देर हो चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र नूर के सोए हुए वजूद पर पड़ी। मुस्कुराते हुए वो जाकर उसके करीब बैठ गया और उसका मासूम चेहरा देखने लगा। हाथ बढ़ाकर उसने आहिस्ता से नूर का दुपट्टा उतारा और इसी तरह नरमी से उसकी सारी ज्वेलरी उतार दी। उसे सही तरह से लिटाकर सीरम ने कंबल उस पर डाला और चेंज करने चला गया। चेंज करके जब वो बाहर निकला तो नूर इसी पोजीशन में लेटी हुई थी जिसमें वो उसे छोड़ कर गया था। बेड पर लेटकर उसने नरमी से उसे अपने हिसार में लिया और आंखें बंद कर ली जब उसकी बाहों में मौजूद वजूद खिसमिसाया था। असीरम, आप आ गई? नींद से भरी आंखें खोलकर उसने असीरम को देखा, जो प्यार भरी नज़रों से उसे देख रहा था। सॉरी, मुझे सोना नहीं चाहिए था। वो अपनी जगह से उठने लगी जब असीरम ने उसे मज़ीद मजबूती से खुद में कैद कर लिया। लेटी रहो, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है इस वक्त तुम्हें अपने इतने करीब देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। असीरम, एक बात पूछूं? तुम्हें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। आपने कभी बताया नहीं कि आपके वालिदैन की डेथ कैसे हुई? बम ब्लास्ट में उनकी डेथ हुई थी। लेकिन वो किसने करवाया था और क्यों करवाया था? उसने नज़रें उठाकर असीरम को देखा। क्योंकि मेरे बाबा ने उसकी कुछ बेहुदा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी थी। आपके बाबा ऐसे नहीं करते तो फिर वो शख्स उन्हें नहीं मारता? नहीं, उसका चेहरा अब भी बेतासुर था। तो फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि उस शख्स ने एक ऐसी लड़की को नुकसान पहुंचाना चाहा था जिससे वो बेहद मोहब्बत करते थे। आपकी मामा? उससे सवाल पूछा, लेकिन जवाब उसकी सोच के बरअक्स था। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। मेरी माँ की कभी हक तलफी नहीं की। उन्हें हर तरह की खुशी दी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मोहब्बत नहीं समझा। उन्होंने सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की थी और सारी उम्र उसे ही चाहा था। वो मज़ीद सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन फिर ये सोच कर नहीं पूछा कि शायद उसकी ये बातें सीरम को अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए वो खामोश हो गई थी। थोड़ी देर में वो फिर से नींद की वादियों में जाने लगी, लेकिन जाने से पहले दिल में छुपा सवाल लबों पर आ ही गया था। उस लड़की का नाम क्या था? वो नींद में जाते हुए कह रही थी। असीरम ने कोई जवाब दिया या नहीं उसे नहीं पता था, क्योंकि वो नींद में जा चुकी थी। लेकिन उसका ये सवाल सुनते ही असीरम के जहन के पर्दों पर एक चेहरा लहराया और लबों से बेसाख्ता निकला, आयरा। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। वो जो वेटर को हदायत दे रही थी असीरम की आवाज़ पर मुड़कर उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हें ये बात अपनी सास से कहनी चाहिए, उसने हंसते हुए कहा था। बिल्कुल, लेकिन मुझे इस तारीफ़ के काबिल ज़्यादा आप लगी। ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मेरी जवानी की तस्वीरें देखनी चाहिए ताकि तुम्हें पता चले उस वक्त मैं आज से ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं देख चुका हूँ। उसके कहने पर आयरा ने ताज्जुब से उसे देखा। अच्छा, तुमने कहाँ देखी? नूर ने दिखाई होंगी। नहीं, मेरे पास आपकी तस्वीरें हैं। तुम्हारे पास मेरी तस्वीरें कैसे आईं? क्योंकि मैं सीरम खान हूँ, अली खान का बेटा। उसका अंदाज़ पूरा सरार था, जबकि उसके इस तरह कहने पर आयरा की मुस्कुराहट गायब हुई थी। अली खान? उसके लब हौले से हिले थे। हाँ, अली खान, वो कहकर वहाँ से जा चुका था, जबकि आयरा कितनी देर तक वहीं खड़ी इस लफ्ज़ को सोचती रही। जब से सीरम ने हॉल में उससे ये बात की थी, तब से वो इसी सोच में गुम थी। खिड़की के सामने खड़ी वो सीरम की बातों को सोच रही थी। असीरम खान एक सियासतदान था, अली खान का बेटा था। उसका बाप भी सियासतदान था, लेकिन अभी तक ये बात उसके जहन में ही नहीं आई कि सीरम का बाप अली खान वही अली खान हो सकता है। क्या सोचा जा रहा है? आलम ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया और उसके ऐसा करते ही आयरा सोच की दुनिया से बाहर निकली। आलम, बोलो जाने आलम। असीरम अली खान का बेटा है। तुम्हें अब पता चला? उसे रुख मोड़कर आलम की तरफ देखा। आप जानते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं? बताने वाली बात ही नहीं थी। आलम, अली खान, आयरा सीरम अली खान का बेटा, ये एक हकीकत है। बस अब इस बात को यहीं पर छोड़ दो। उसके बालों में हाथ फंसाकर आलम उसकी गर्दन पर झुक गया था। लेकिन आलम, आप जानते हैं ना अली कौन था? आयरा, वो कोई भी था, और अब एक और बार तुम्हारी ज़ुबान से ये नाम नहीं सुनना चाहता। सुना तुमने? इस बार उसका लहजा सख्ती इख्तियार कर गया था। वो मर चुका है आलम। अच्छा हुआ मर गया, वरना मैं उसे मार देता। आलम, उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन बिना उसके कुछ सुने आलम उसके लबों पर झुक गया था। इस वक्त उसे कुछ नहीं सुनना था और अली खान का जिक्र तो बिल्कुल नहीं। उसे खुद में कैद किया आलम जैसे उसे हर सोच से दूर ले जा रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आयरा की सोचें तो वहीं अटकी पड़ी थी। कितनी देर से वो बेमकसद सुनसान सड़कों पर चल रही थी, जबकि जहन में बस आज सुबह न्यूज़ में सुने अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। सियासतदान अली खान कुछ दिनों पहले
उसे एक लड़की के साथ देखा गया था और ये कहा गया कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। लेकिन आज सुबह उसने खबर सुनी कि अली खान का उस लड़की के साथ अफेयर नहीं चल रहा था, बल्कि वो लड़की उसके निकाह में थी। ना सिर्फ निकाह में, बल्कि इन दोनों का चंद साल का एक बेटा भी था, असीरम खान। अली से उसकी मुलाकात इत्तेफाकी तौर पर हुई थी और चंद मुलाकातों के बाद दोस्ती की शुरुआत, और उनकी ये दोस्ती कुछ ही वक्त में मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ अली के लिए। आयरा ने उसे हमेशा दोस्त ही समझा था, लेकिन अपने लिए वो अली के जज्बात से बखूबी वाकिफ़ थी। अली उससे मोहब्बत करता था और इस बात का इकरार भी करता था, लेकिन आयरा ने कभी उसकी इस बात में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि वो सिर्फ मोहब्बत की बात करता था, शादी की नहीं। और आयरा के नज़दीक असल मोहब्बत थी ही वही जो इंसान को अपने महरम से होती है। अली उससे मोहब्बत करता था और उसकी इस मोहब्बत का यकीन उसने तभी करना था जब वो उसे एक पाक बंधन में बांधता। लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। हर तरफ पहले ही ये खबर चल रही थी कि अली खान का अफेयर चल रहा है। उसने इस बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि उसे अली पर भरोसा था, लेकिन आज ये भरोसा टूट चुका था, ये जानकर कि वो शादीशुदा है और बकौल आयरा के अब तक उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। ये बात उसने खुद ही अपने जहन में सोच ली थी। आयरा, अली की आवाज़ सुनकर उसके चलते कदम झटके से रुके। उसे मुड़कर देखा जहाँ अपनी गाड़ी से निकलकर वो उसी की तरफ आ रहा था। इस वक्त वो ग्रे कलर के पैंट कोट में मलबूस था। वो 37 साल का था, लेकिन लगता बिल्कुल नहीं था। तुमसे बात करनी है, उससे आयरा के करीब आकर कहा, जो उसकी बात सुनकर वापस मुड़कर जाने लगी और उसकी हरकत देखकर वो फ़ौरन उसके सामने आया था। आयरा, तुमने यकीनन न्यूज़ देख ली होगी, पर मुझसे बात करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया। तो क्या आज जो न्यूज़ मैंने सुनी वो झूठ था? उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। नहीं, वो सच है, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या एक्सप्लेन करोगे अली? आयरा, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना है। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम हो। मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बात कभी मीडिया पर नहीं आने दी कि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि मुझे उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना था। मैंने कभी तुमसे शादी की बात नहीं की, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं पहले वसीला को तलाक दूँ, उसके बाद तुम्हें अपनाऊँ। अगर तुम्हें उसे छोड़ना ही था तो फिर ये शादी क्यों की? मैंने शादी सिर्फ घर वालों की ज़बरदस्ती पर की थी, और तुम्हारा बेटा भी घर वालों की ज़बरदस्ती पर हुआ था। उसके तंज पर वो नज़रें झुका गया था। देखो अली, हमारे दरमियान जो भी था वो अब ख़त्म है। तुम्हारी बीवी है, उसके साथ खुश रहो। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैं इतने माह तक किसी ऐसे शख्स के साथ रही जो पहले ही किसी का शौहर था। तुम मेरे कभी थे ही नहीं। ऐसा नहीं है मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे नहीं रहना आयरा उसके साथ। मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। आयरा की बातें उसे तकलीफ दे रही थी। उसे खुद भी पता नहीं चला कब उसकी नीली आंखें भीग गई थी। अली, तुम उसे छोड़ भी दो, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बेहतर है अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी बीवी और बेटे के साथ खुश रहो। वो कहकर वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन वो बस वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। हाथ लगाकर उसने अपने दुखते सर को सहलाया। जब से वो आयरा से मिलकर आया था तब से वो इसी तरह बैठा हुआ था, और शायद बैठा ही रहता अगर उसका फ़ोन नहीं बजता। बेदिली से उसने अपना मोबाइल निकाल कर देखा जहाँ अनजान नंबर से फ़ोन आ रहा था। हेलो, उसने कॉल उठाते ही बेजारी से कहा, जब उसे दूसरी तरफ किसी की हंसी सुनाई दी। तुम्हारी महबूबा बहुत खूबसूरत है अली खान। उसकी बात सुनकर वो झटके से सीधा हुआ। आज सुबह मेरे आदमी ने तुम दोनों को देखा था, बस फिर मैंने सोचा मैं भी उससे मिल लूँ। आसिफ, तुम्हें क्या चाहिए? आयरा को कुछ मत करना। अच्छा, तो आयरा नाम है। खैर, मैं उसे कुछ नहीं करूँगा। तुम्हारी तड़प बता रही है वो तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं उसे कुछ करके अपना नुकसान क्यों करूँगा? तुमसे कुछ बात करनी है, एड्रेस भेज रहा हूँ, आ जाओ और अकेले आना। उसने कॉल काट दिया और अली जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भागा था। आयरा कहाँ है? उस जगह पर दाखिल होते ही अली ने पूछा, जबकि उसकी इतनी बेचैनी पर आसिफ लुगारी हंस पड़ा था। उसने अली को अपने घर पर नहीं बुलाया था, बल्कि वो कोई दूसरी जगह थी, जैसे कोई पुरानी फैक्ट्री जहाँ इन तीनों के अलावा कोई और नहीं था। सब्र करो खान, इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हो? अपनी बकवास बंद करो और बताओ मुझे कहाँ है वो। पहले तुम मेरी बात मानो, सियासत छोड़ दो। ये मेरी जगह है जहाँ तुम इस वक्त बैठे हो, जिस पर तुमने कब्जा कर लिया है। मेरी बात मान लो, वरना उस लड़की को और तुम्हें ऐसा बदनाम करूँगा ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमसे मुझे किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे है। तुम मेरी बात मान लोगे? गलत फहमी है तुम्हारी, इसे देखो। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर एक वीडियो प्ले की, जिसे देखकर आसिफ लगारी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। देख रहे हो इसे? मेरे पास तुम्हारी इन बेहुदा वीडियोस का पूरा कलेक्शन है, और कोई भी इन्हें जुटला नहीं सकता। तो अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये वीडियो हर तरफ फैला दूँ, तो बता दो मुझे मेरी आयरा कहाँ है। उसकी बात सुनकर आसिफ की आंखों में खून उतरा, लेकिन इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने वहाँ बने एक दरवाजे की तरफ अपने हाथ का रुख किया। उसे ये डर था कि कहीं अली खान सच में उसकी वीडियो वायरल ना कर दे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि आयरा को महफूज करके अली ने वैसे भी ये काम करना था। उसके इशारा करते ही अली उस दरवाजे की तरफ भागा और जल्दी से उसे खोला। वहाँ आयरा कोने में बैठी अपना सर घुटनों में रखे रो रही थी। पूरे कमरे में अंधेरा हो रहा था, लेकिन अली के दरवाज़ा खोलते ही बाहर से आती रोशनी कमरे में दाखिल हुई, जिसे महसूस करके आयरा ने अपना सर उठाया और सामने उसे खड़े देखकर जल्दी से अपनी जगह से उठी थी। अली, उसे देखकर अली के करीब आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब किया और उसे अपने सीने से लगा लिया था। आज तक उसने आयरा का सिर्फ हाथ पकड़ा था।
ये हरकत उसने पहली बार की थी, शायद अपना डर दूर करने के लिए जो चंद लम्हों पहले उसे खोने का हो गया था। उसकी इस हरकत पर आयरा ने जल्दी से उसे खुद से दूर किया और उसके ऐसा करते ही अली को भी अपनी हरकत का एहसास हुआ। तुम ठीक हो नायरा? मैं ठीक हूँ। उसे नजर झुकाकर अपना सर हिलाया, जबकि उसे देखकर अली गहरा सांस लेकर रह गया। दिल तो चाह रहा था कि उसे ज़ोर से खुद में बींच ले, लेकिन उसके पास ये हक था ही कब। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी, बस तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। उसने खौफज़दा नज़र चारों तरफ डाली थी। लम्हों का खेल था जब सड़क पर उसे किसी ने बेहोश कर दिया और आंख खुली तो वो यहाँ थी। काफ़ी देर तक आवाज़ें दी, निकलने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ से नाकामी देखकर वो बस रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगने लगी। आयरा प्लीज़ मेरे साथ चलो, हमारी आखिरी मुलाकात समझ लो, उसके बाद कभी मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। उसके कहने पर आयरा ने अपना सर आहिस्ता से हिलाया। अली ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, जिसे आयरा ने पीछे कर लिया। ये उसकी आदत थी, जब भी आयरा उसके साथ होती थी वो उसका हाथ पकड़ लेता था, लेकिन इससे ज़्यादा वो कभी आगे नहीं बढ़ा था। पहली बार आयरा ने अपना हाथ दूर किया था और उसकी हरकत अली खान को अंदर तक तोड़ चुकी थी। वो एक फ़ैसला करके यहाँ आया था कि वो आयरा के साथ अपना ये ताल्लुक़ ख़त्म कर देगा, ताकि उसकी वजह से फिर कभी आयरा को कोई नुकसान ना पहुँचे। लेकिन इस लड़की के बिना वो जीता कैसे, ये बात बस वो सोच कर रह गया था। आयरा आयरा जो गाड़ी से उतर रही थी, उसके पुकारने पर रुककर उसकी तरफ देखने लगी। तुमने ठीक कहा था, हमारे रास्ते अलग ही हैं। अच्छी बात है, तुम समझ गए अली। मैं तुम्हारे नसीब में नहीं थी, तुम्हारे नसीब में जो है उसकी कदर करो, उसका ख्याल रखो, उसे उसके हक दो, उसे वो सब दो जो वो डिज़र्व करती है। उसका अंदाज समझाने वाला था, लेकिन अली ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ ये सब हुआ और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारे साथ दोबारा कुछ ऐसा हो, इसलिए मुझे यही फ़ैसला बेहतर लगा। बस एक बात कह दूँ कि तुम मुझे कभी भूलोगी नहीं। तुम हमसफ़र ना सही पर मेरे दोस्त हो, और मैं बस तुम्हें इसी हैसियत से याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़। जब तक वो बोलती रही तब तक अली उसके चेहरे के एक एक नक्श को देखता रहा, जैसे हिफ्स करना चाह रहा हो। पता नहीं उसे फिर कब ये चेहरा देखने को मिलता, शायद मिलता भी या नहीं। तुम मेरे नसीब में नहीं हो, लेकिन जिसके नसीब में होगी वो बहुत खुश नसीब होगा। अली के जाने के बाद ज़िंदगी कुछ दिनों तक जैसे रुक गई थी। भले उसे अली से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का एक अहम फ़र्द बन चुका था। उसकी रुकी हुई ज़िंदगी तब दोबारा रास्ते की जानिब बढ़ी जब उसकी पहली मुलाकात आलम शाह से हुई थी। तुम गाड़ी में बैठने वाले ज़मीन पर चलने वालों को कीड़े मकोड़े समझते हो, कुछ नहीं देखते, बस उन्हें रौंद कर चले जाते हो। उसके करीब आते ही आयरा ने सख्त लहजे में कहा, जिससे आलम शाह की सफ़ेद पेशानी पर मौजूद बल में इजाफा हो चुका था। देखो लड़की, मुझसे ज़्यादा ज़ुबान दराजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, और वैसे भी गलती इस बच्चे की थी। इस बच्चे की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है, और अब तुम इसे हॉस्पिटल लेकर जाओगे। आयरा के कहने पर आलम शाह ने गुस्से से उसे घूर कर देखा। हॉस्पिटल तो इस बच्चे को वैसे भी लेकर ही जाता, लेकिन मर्दों के सामने इस तरह बात करने वाली लड़कियों से हरगिज़ पसंद नहीं थी। उसका बस चलता तो ऐसी लड़कियों की ज़ुबान खींच लेता। और इसके साथ पहली मुलाकात के बाद ज़िंदगी में नया मोड़ आया। उसे पता था कि उसके बाबा अपनी फैमिली के साथ गांव में रहते हैं, लेकिन आलम भी इसी फैमिली का हिस्सा था, ये उसे नहीं पता था। और एक अहम बात जो उसे गांव जाकर पता चली वो ये थी कि वो आलम शाह की मंग थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे अली की याद ज़िंदगी से मिटती गई उसके लिए, जबकि अपनी फैमिली में बैठे अपनी बीवी और बेटे के साथ हंसते बोलते अली खान की हर याद में बस वो ही बसती थी। उसे अभी शादी नहीं करनी थी, और आलम जैसे शख्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अपने बाबा के इसरार पर उसे इस शादी के लिए राज़ी होना पड़ा। इस शादी में भले उसकी मर्ज़ी शामिल ना थी, पर वह इस शादी को पूरे दिल से निभाना चाहती थी, और उसने निभाई भी थी। उसे नहीं पता था कि आलम शाह जैसे शख्स से भी उसे कभी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन हो गई थी। वो शख्स जो उसका महरम बना था, धीरे धीरे उसका सब कुछ बनता चला गया। अपनी ज़िंदगी में वो खुश थी, और इन्हीं दिनों की बात थी जब वो आलम के साथ हनीमून पर गई थी। आलम बाहर गया हुआ था और वो टीवी देख रही थी, जब न्यूज़ चैनल पर आती खबर देखकर उसके हाथ से रिमोट नीचे गिर गया। न्यूज़ एंकर पूरे जोश से ये बात बता रही थी कि सियासतदान अली खान और उनकी बीवी एक बम ब्लास्ट में इंतकाल कर चुके हैं, और इतने वक्त बाद उसे जैसे याद आया कि उसकी ज़िंदगी में अली खान भी कभी था। ये खबर सुनते ही वो रो रही थी। आज पहली बार वो अली खान के लिए रो रही थी, और अगर अली को ये बात पता चल जाती कि आयरा उसके लिए रो रही है, तो वो वैसे भी खुशी से ही मर जाता। रोते रोते उसे ये भी पता नहीं चला कि आलम कब वहाँ आया था। उसे रोते देखकर वो अच्छा खासा परेशान हो चुका था। उसके पूछने पर आयरा ने बिना कुछ छुपाए उसे अपने माजी का वो अधूरा किस्सा सुना दिया। वो इस बात को भूल चुकी थी, लेकिन अब याद आ गई थी तो वो छुपाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी आगे जाकर कभी आलम को किसी और से ये बात पता चले। वो तुम्हारा माजी था आयरा, चला गया, मैं तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल हूँ। आपको बुरा नहीं लगा आलम? तुम अगर मुझे धोखा देती तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर तुम मेरे साथ मुखलिस हो, पूरे दिल से तुम इस रिश्ते को निभा रही हो, तो फिर मैं क्यों पुरानी बात लेकर बैठूं? बात इस जगह हुई है और यहीं ख़त्म कर दो। आपको वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, अगर मुझे किसी से फ़र्क पड़ रहा है तो वो तुम्हारे आंसू हैं जो तुम किसी और के लिए बहा रही हो। रोना बंद करो। आलम ने उसके भीगे गाल साफ किए थे। आलम, वो मर चुका है, मैं बस इसलिए रो रही थी।
तो तुम मेरे लिए रो, इसलिए कि इसके लिए क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? आलम उसे मज़ीद शिद्दत से रोते हुए उसके सीने पर अपना मुक्का मारा था। आलम ने उसे अपने हिसार में ले लिया। ये बात यहीं ख़त्म कर दो आयरा, तुम्हारा माजी हाल मुस्तकबिल सब कुछ सिर्फ आलम शाह है। आलम ने शिद्दत से उसके माथे पर अपने लब रखे और उसे मज़ीद सख्ती से खुद में बींच लिया। आयरा ने भी इस बात को इसी जगह पर ख़त्म कर दिया। दोबारा उसे कभी याद नहीं किया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिक्र फिर उसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। सीरम उठें उठें, उसका मजबूत कंधा हिलाती हुई वो इतनी देर से उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। क्यों उठना है? उसे नींद में डूबी आवाज़ के साथ कहा था। 9 बजने वाले हैं मेरी जान, वो रोज़ ही बजते हैं। प्लीज़ उठे ना, अम्मा साईं का फ़ोन आया था, वो नाश्ता लेकर आ रहे हैं। नींद से भरी आंखें खोलकर सीरम ने नूर की तरफ देखा, जिसने इस वक्त रेड कलर का सूट पहना हुआ था। हल्की फुल्की ज्वेलरी और हल्का फुल्का मेकअप करके उसने लबों को सुर्ख लिपस्टिक से सजाया हुआ था और उसका ये रूप असीरम के सोए जज्बात जगा रहा था। क्यों हमारे घर में नाश्ता नहीं मिलता? असीरम ने उसका वजूद अपने ऊपर घिराया। असीरम, ये रस्म होती है। खैर अभी तो नहीं आए ना, फिर सो जाओ। मैं अपनी नींद पूरी कर चुकी हूँ। एक अच्छा शौहर होने की हैसियत से मैं तुम्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि अपनी नींद पूरी कर लो, क्योंकि कल मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही नूर के गाल सुर्ख हो चुके थे। छोड़े मुझे, उसने असीरम के ऊपर से उठना चाहा। जब उसका वजूद बेड पर लिटाकर असीरम नरमी से उसके लबों पर झुक गया था। वो पहली बार उसके इस कदर करीब आया था। दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर असीरम ने उसके लबों को आज़ाद किया। सर, नूर बैरम के घर वाले आ गए हैं, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। जवाब वो बाहर खड़े शख्स को दे रहा था, लेकिन नज़रें बस नूर पर टिकी हुई थी, जो नज़रें झुकाए अपनी तेज़ होती धड़कन को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। चलो, तुम्हारे घर वालों ने बचा लिया, लेकिन आज रात वलीमे के बाद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। उसने नरमी से उसका गाल सहलाया। मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, साथ चलेंगे, लेकिन इससे पहले मुझे जल्दी से अपना डिम्पल दिखाओ। असीरम, नूर ने उसकी फरमाइश पर उसे घूर कर देखा था। जल्दी से दिखाओ। उसके कहने पर नूर हल्का सा मुस्कुराई और उसके उभरते डिम्पल पर असीरम ने नरमी से अपने लब रख दिए। इन दोनों को एक साथ आते देखकर परीशा ने दिल में बेसाख्ता माशाल्लाह कहा था। वो एक भरपूर मर्द था और वो नाजुक सी लड़की, लेकिन उनकी जोड़ी इंतहा की हसीन थी। अस्सलाम वालेकुम, परीशा ने मुस्कुराते हुए सीरम को सलाम का जवाब दिया और उसके सर पर हाथ फेर कर नूर को अपने सीने से लगा लिया। उसे अपनी बेटी से ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी कि वो कैसी है, क्योंकि खुशी उसके चेहरे से ही फूट रही थी। महीम और हयात के अलावा वहाँ लड़कों में सिर्फ एहाब और अहान मौजूद थे। इन सब से मिलकर सीरम ने उन्हें नूर के साथ डाइनिंग रूम में भिजवा दिया, लेकिन खुद वो आयरा के साथ वहीं मौजूद था। जानता था कल उसकी बात के बाद से वो काफ़ी अजीब कैफियत में ही रही होगी। आप कुछ कहना चाहती हैं? इन सब के जाने के बाद वो आयरा की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेरी तस्वीरें फेंक दो सीरम, तुमने उन्हें क्यों रखा हुआ है? नहीं फेंक सकता, वो मेरे बाबा की यादें हैं, उनकी ख़ास चीज़ें। तुम्हें मुझसे नफ़रत हो रही होगी। मुझे आपसे नफ़रत क्यों होगी? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ना चाहा। उसकी बात सुनकर सीरम ने अपना सिर नफ़ी में हिलाया था। नहीं, मुझे आपसे नफ़रत नहीं है, बल्कि मुझे तो हमेशा से आपसे मोहब्बत रही है। आप जानती हैं आयरा आंटी, जब मैं छोटा था तब बाबा ने मुझे अपने माजी की सारी बातें बता दी थी। वो मेरी माँ को छोड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। जो रिश्ता टूटने वाला था, मेरे बाबा ने उसे ताहयात जोड़ कर रखा, सिर्फ आपकी वजह से, आपके कहने पर। ये तुम्हारी सोच है, तुम्हें पता है सीरम, तुम अच्छे हो। सिर्फ अच्छा नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो। मुस्कुराते हुए नम आँखों से उसने सीरम की तरफ देखा था। मैं अपने बाप की तरह हूँ, ये बात मेरे लिए काबिल तारीफ़ है। चले नाश्ता करते हैं। उसे अपने साथ लेकर वो डाइनिंग रूम में चला गया था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर कदम कमरे में रखा था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और उसे यही लगा कि असीम भी सो चुका होगा, क्योंकि मसरूफियत की वजह से कमरे में देर से आई थी। लेकिन 2 कदम जब वो मज़ीद चली तो किसी ने अंधेरे कमरे में उजाला बिखेर दिया था। शाह, आप जाग रहे थे? कैसे नहीं जागता, आखिर हमारी बात तय हुई थी। लेकिन मुझे अब नींद आ रही है। तुम अपनी बात से मुकर रही हो कस्वा शाह? मुकर नहीं रही, किसी और दिन पर डाल रही हूँ, मज़े से कहती हुई वो चेंज करने चली गई, जब असीम ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करके उसे अपनी जानब खींचा था। आज मेरा तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं है मिसिज असीम शाह। शाह प्लीज़ देखें, मेरी आंखें उनमें कितनी नींद भरी हुई है। अपनी आंखें पूरी खोल के वो सीम को अपनी नींद दिखाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसे मामलों में कुछ किस्मत दिनों के अलावा कस्वा की कभी भी चली नहीं थी और आज भी नहीं चलने वाली थी। उसे बेड पर गिरा कर असीम उसके ऊपर झुका और उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया। बेड पर अपनी मैक्सी फैलाए वो कल की तरह सीरम का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आंखों में उतरती नींद उसे सोने पर मजबूर कर रही थी। उसने अपना सर बेड ग्राउंड से लगाया और कल की तरह फिर से नींद की वादियों में चली गई। कमरे में दाखिल होकर उसकी पहली नज़र सोई हुई नूर पर पड़ी। अपनी घड़ी और कोट उतार कर उसने बटन खोलकर स्लीव्स कोहनियों तक चढ़ाई और बेड पर बैठकर गौर से उसे देखने लगा। लाइट ब्लू कलर की मैक्सी पहने वो कल से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अगर ये कहा जाए कि सीरम को तो वो हर पल ही खूबसूरत लगती थी तो गलत नहीं होगा। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता नूर। उसके गाल को सहलाते हुए उसने हल्की सी सरगोशी की और उसके लबों पर झुक गया था। दूसरी तरफ नूर को लगा वो कोई ख्वाब देख रही है।
किसी की मौजूदगी अपने ऊपर भारी वजन और फिर रुकती सांसें उसकी नींद खराब कर चुकी थी। उसने आंखें खोलकर अपने ऊपर झुके सीरम को देखा और अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी रही। उसके लबों को आज़ाद करके सीरम गौर से उसका लाल गुलाबी चेहरा देखने लगा। आप कब आए? अपनी घबराहट पर काबू पाकर उसने सवाल किया था। थोड़ी देर पहले। अपनी जगह से उठकर वो वार्डरोब की जानब बढ़ा और वहाँ से एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर वापस उसके पास आकर बैठ गया। ये तुम्हारा गिफ्ट कल दे नहीं सका और देर से देने के लिए माजरत चाहता हूँ। नूर ने उसके हाथ में पकड़े इस ब्लैक बॉक्स को देखा और अपने हाथों में लेकर बॉक्स को खोला था और गिफ्ट देखकर हैरत से सीरम को देखने लगी। इस बॉक्स में एक चाबी थी, गाड़ी की चाबी। ये मेरी है सीरम? उसे बेयकीनी से सीरम की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। खुशी से चहकते हुए वह सीरम के गले लग गई थी। आपको पता है मुझे गाड़ी चलाने का कितना शौक था? हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो। बाबा साई और लाला ने मुझे कभी चलाने नहीं दी। क्यों? उन्हें लगता है कि मैं खुद को कोई चोट पहुँचा लूँगी। खैर ये डर तो मुझे भी है, लेकिन मैं इस डर के पीछे तुम्हारी इस ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ सकता। उसे नरमी से उसकी कमर सहलाते हुए कहा और उसके हाथ से बॉक्स लेकर साइड टेबल पर रख दिया था। तो तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिल गया, अब मैं अपना गिफ्ट ले लूँ? उसे बेड पर लेटाकर सीरम उसके ऊपर झुक गया था। सीरम मैं गाड़ी देख लूँ? उसे अपने इतने करीब आते देखकर उसने बुखलाते हुए कहा था। तुम्हारी ही है मेरी जान, बाद में देख लेना, अभी सिर्फ अपने शौहर पर ध्यान दो। बहके लहजे में कहते हुए वो उसकी गर्दन पर झुक गया था। तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो नूर, तुम्हारा शुक्रिया मेरी महरम बनने के लिए, मेरी रूह का महरम बनने के लिए। उसकी सरगोशी नमा आवाज़ सुनकर नूर ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि उसके दोनों हाथों को अपनी कैद में लेकर सीरम ने उसकी लरसती पलकों पर अपने लब रखे और उसके लबों पर झुककर उसे हर तरह से अपना बनाता चला गया। तुमने चेंज कर लिया मुझे, तुमने नंबर चेंज कर लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? तुमसे बात ही नहीं हो रही थी, मैं इतना बेचैन था। तुम भला कैसे इतने आराम से रह रही हो? उसके कॉल उठाते हान बिना उसकी बात सुने अपनी कहना शुरू हो गया। अहान ब्रेक लो फिर बोलो। सॉरी यार, मैंने तुम्हें डांटा था। अहान वो पुरानी बात हो चुकी है, मैं भूल गई हूँ, तुम भी भूल जाओ। यानी तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? शान से उससे नाराज़ नहीं थी और ये बात सुनते ही उसे सुकून मिला। नहीं तो फिर मुझे अपना नंबर क्यों नहीं दिया? तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? उसकी बात सुनकर रेहान ने हैरत से पूछा। हाँ अभी, और सुनो अच्छे से तैयार होकर आना। ठीक है मैं आ जाता हूँ। शानजे से मुलाकात के तसव्वुर ने उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। इस वक्त सब लोग वसी के घर पर ही रुके हुए थे सिवाय माहिर के। नूर की शादी के अगले रोज़ ही वो यूनिट ट्रिप पर जा चुका था। कपड़े बदलकर उसने अपने बिखरे बालों को ठीक से बनाया और गाड़ी की चाबी उठाकर घर से निकल गया। रास्ते में उसे शानजे के लिए फूलों का छोटा सा गुलदस्ता खरीद लिया। रास्ता उसे पता था, खुद वो पहले भी उसके घर एक बार जा चुका था, लेकिन आज तक उसके घर वालों से नहीं मिला था और ना ही शानजे उसके घर वालों से मिली थी। उसके घर के बाहर गाड़ी रोकते ही वो हैरत से हर तरफ देखने लगा। रात के 8 बज रहे थे और ऐसे में शानजे का लाइटों से सजा घर सबसे ही अलग दिख रहा था। फूलों का गुलदस्ता गाड़ी से निकालकर वो अंदर चला गया, जहाँ अंदर जाते उस मंजर को देखकर उसका वजूद साकित हो गया। गुलदस्ता उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा चुका था। सामने ही उस खूबसूरत से स्टेज पर दुल्हन भरी शान से ब्लैक पैंट कोट पे मलबूस उस शख्स के साथ बैठी हंस रही थी और अहान को अपना दिल टुकड़ों में बढ़ता महसूस हो रहा था। जिन मोहब्बत भरे जज्बों को उसने सही वक्त के इंतज़ार में आज तक छुपा रखा था, जैसे वो अंदर ही अंदर मर रहे थे। इधर उधर नजरें दौड़ाती शानजे की नज़र उस पर पड़ी। उसने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया, लेकिन बोलते कदमों वापस बाहर चला गया। अहान, अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते अहान के हाथ उसकी आवाज़ सुनकर रुके थे। उसे मुड़कर भीगी नज़रों से उसे देखा। इस वक्त बेबी पिंक कलर की मैक्सी पहने हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अहान को उसकी खूबसूरती नज़र नहीं आ रही थी, या शायद वो इस वक्त देखना नहीं चाहता था। तुम कहाँ जा रहे हो? ये सब क्या है? यही तो तुम्हें उस दिन बताना चाह रही थी कि मेरी इंगेजमेंट फ़िक्स हो गई है और आज भी इसीलिए तुम्हें बुलाया था कि तुम्हें सरप्राइज़ दे सकूँ। चलो आओ, तुम्हें दादा से मिलवाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर वो उसे अंदर ले जाने लगी, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिला था। तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो शानजे? सच सच बताओ कि आज तक तुम्हें मेरी नज़र में अपने लिए कोई जज्बात नहीं दिखे? तुम्हें आज तक ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? उसकी बात सुनकर शानजे हैरत से उसे देखने लगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे बताओ, जवाब दो मेरी बात का। उसका हाथ पकड़कर रेहान ने उसे अपने करीब खींचा था। रेहान तुम पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? सच कह रहा हूँ शानजे, बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे, ये फालतू रिश्ता यहीं तोड़ दो। रेहान ने अपने हाथ में पकड़े उसके हाथ पर अपने लब रखने चाहे, लेकिन उसकी इस हरकत पर वो फ़ौरन उससे दूर हटी और तेज़ तेज़ कदम उठाती वापस अंदर चली गई। उसे पीछे से रेहान की आवाज़ सुनाई दी। उसे पुकार रहा था, लेकिन उसकी पुकार नहीं सुन रही थी। वो इस वक्त सुनना ही नहीं चाहती थी। घर में दाखिल होते ही वो दोनों सीधा डाइनिंग रूम की तरफ चले गए, क्योंकि डिनर टाइम था, सबने इस वक्त वहीं होना था। अहान कहाँ है? अहान की गैर मौजूदगी देखकर आयरा ने पूछा। वो आलम के साथ बाहर गई हुई थी और उनकी वापसी अब 1 घंटे बाद हो रही थी।
अपने कमरे में है, खाने का पूछा था, इनकार कर दिया। उसने कहा उसे भूख नहीं है। ऐना के कहने पर उसके चेहरे पर परेशानी के तासुर आए थे। अहान ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता था जहाँ सब घर वाले एक साथ बैठे हों, चाहे उसे भूख हो या नहीं, लेकिन डिनर टेबल पर वो सबसे पहले मौजूद होता था क्योंकि उस वक्त पूरी फैमिली एक साथ बैठी होती थी। मैं गया था उसे देखने, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। उसने कहा उसके सर में दर्द है। ज़रे-आम के कहने पर वो सीधा अहान के कमरे की तरफ गई थी। आलम भी उसके पीछे था। अहान, दरवाज़ा खोलो। उसने हल्के से उसका दरवाज़ा खटखटाकर खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक्ड था। मुझे भूख नहीं है अम्मा साईं। अहान की बात सुनकर आलम ने अपने भारी हाथ से दस्तक दी। अहान, दरवाज़ा खोलो। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गई और फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, जिस पर आयरा शुक्र भरा सांस लेकर अंदर दाखिल हुई, जहाँ इन दोनों को अहान की पुश्त दिखाई दी थी। आलम ने आगे बढ़कर उसका रुख अपनी जानब किया और उसके ऐसा करते ही किसी बच्चे की तरह वो उसके गले लगकर रोने लगा था। वो अपने बाप से डरता था, लेकिन प्यार भी वो सबसे ज़्यादा उसी से करता था। अहान, क्या हुआ है मेरा बेटा? उसकी कमर थपथपाते हुए आलम ने नरमी से कहा था, जिस पर वो पीछे हटकर जल्दी से अपने आंसू साफ करने लगा। अहान, बताओ क्या हुआ है? आयरा ने आगे बढ़कर पूछा। मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। तो इसलिए रो रहे हो? बाबा साईं, उसकी मंगनी हो गई है। मंगनी हुई है, निकाह नहीं। कौन है वो लड़की? ये सवाल आयरा की तरफ से आया था। वो मेरी दोस्त है शान से। आज उसकी मंगनी हो चुकी है। मंगनी हुई है, निकाह नहीं। यहाँ लोगों के निकाह टूट जाते हैं। हमारे बेटे ने तो सिर्फ मंगनी शुदा लड़की पसंद की है। आलम के कहने पर आयरा ने घूर कर उसे देखा था। आलम, आप किसी की मंगनी तोड़ना चाह रहे हैं? अपने बेटे के लिए मैं कोशिश तो करूँगा आयरा। उसने नरमी से उसके भीगे गाल साफ किए थे। नूर को हमेशा जितना लाडों में पाला था, उतना ही घर में सबसे छोटा होने के बायस अहान को भी पाला था। इसी आलम के अलावा कोई भी उस पर सख्ती नहीं करता था। हमारा कमरा खाने में भिजवा दो। उसने अहान को अपने सीने से लगाया। उसके कहने पर आयरा ने एक नज़र अपने बेटे पर डाली और अपना सर हिलाकर वहाँ से चली गई थी। अपने दुखते सर पर हाथ रखकर उसने आंखें खोली। धुंधलाहट आहिस्ता आहिस्ता हटने लगी और वो हैरत से छत को देखने लगा। वो यहाँ क्या कर रहा था? इस वक्त वो वसी के घर में बने अपने कमरे में लेटा हुआ था। दिमाग जैसे सुन पड़ा था। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे गायब दिमागी से धाड़ से खुलते अपने दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ असीम समेत घर के बाकी अफराद भी खड़े थे। उसने गुस्से से असीम को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा था। असीम ने उसका गिरेबान खींचकर उसे उठाया और ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। वो हैरत व बेयकीनी से अपनी जगह खड़ा रह गया था। असीम, क्या कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? जवान औलाद पर हाथ उठा रहे हो? मोतसम ने उसे पीछे किया, जो शायद इस पर दूसरा थप्पड़ मारने का इरादा रखता था। हाँ, उठा रहा हूँ। जब औलाद ये हरकतें करना शुरू कर दे तो माँ बाप जवान औलाद पर हाथ उठाने से भी गुरेज नहीं करते। बाबा साईं, पहले उसकी बात तो सुन लें। साहिर ने आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा, जब असीम ने हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया था। क्या बात सुनो इसकी? अब कुछ सुनने के लिए रह गया? एक लड़की की इज्जत ख़राब कर दिया इसने और तुम कह रहे हो कि मैं इसकी बात सुनूं? इस इल्ज़ाम पर माहिर तो जैसे सख्ते की कैफियत में जा चुका था। उसने तो कभी किसी लड़की पर गलत निगाह भी नहीं डाली थी, तो भला बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? बाबा सही, मैंने कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन करें। हिकलाते हुए उसे अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन वो उसकी कुछ नहीं सुन रहा था। अपनी बकवास बंद करो, जाकर बुलाओ उसकी माँ को। क्या कहती थी वो? मेरा माहिर बहुत शरीफ है। दिखा दी उसकी माहिर ने सारी शराफत। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है आप कह क्या रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने बहुत कुछ किया है माहिर। तुमने मेरा मान तोड़ा है। उसके लहजे में अफसोस था, दुख था। पहली बार माहिर ने अपने लिए उसके लहजे में अफसोस देखा था, दुख देखा था, और जैसे अंदर तक कुछ टूट सा गया था। गुस्से से असीम उसके कमरे से बाहर निकल गया। मोतसम और आलम भी उसके पीछे चले गए। इस वक्त इतने गुस्से में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। साहिर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो मालूम भी नहीं है मेरे साथ हुआ क्या है। उनके जाते ही उसने भीगे लहजे में साहिर की तरफ देखा। कोई करे या ना करे, साहिर तो उसकी बात पर यकीन करेगा। गलत तो हुआ है माहिर, लेकिन ये गलत किसने किया है ये पता लगाना पड़ेगा। बाबा साईं ने कहा, मैंने किसी लड़की की इज्जत ख़राब की? उसे धड़कते दिल के साथ पूछा। सोचा नहीं था ज़िंदगी में कभी ये अल्फाज वो खुद अपने लिए कहेगा। वो लड़की कौन है साहिर? इजाज़त। साहिर के कहने पर उसका जैसे सांस तक रुक चुका था। आपने मुझे क्यों कॉल किया? कॉल अटेंड करते ही उसने रिखाई से कहा। बड़े बाबा ने बताया इज़ा तुम्हारे घर पर है। उससे अपने खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरी थी। हाँ है, क्योंकि उसके वालिदैन अब नहीं रहे। अकेला उसे वहाँ तो नहीं छोड़ सकते थे ना। उसकी इकलौती फुप्पो उसे अपने घर रखने पर तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वो इज़ा जैसी लड़की को अपने साथ नहीं रख सकती है, जो ये सब करती फिरे। उन्होंने सारा इल्ज़ाम उस बेचारी पर डाल दिया, लेकिन कोई जाकर उन्हें बताए मेरी दोस्त मासूम है, असल कसूरवार आप हैं। उसका बस नहीं चल रहा था कि इस वक्त माहिर की जान ले ले। मिशाल, मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी इज़ा से बात करवा दो। क्यों, अब कोई कसर रह गई है? मिशाल, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। तुम खुद मुझे जानती हो, लड़कियाँ मुझे अपनी जानब मुतवज्जो करने की कितनी कोशिश करती थी, लेकिन मैंने उनसे हमेशा फासा बना कर रखा है। पहले मैं भी आपको शरीफ ही समझती थी, लेकिन आप में कितनी शराफत है माहिर सर, ये आप दिखा चुके हैं। अच्छा, तुम मेरी इज़ा से बात करवाओ।
पर मुझे ये बता दो कि उस दिन हुआ क्या था। उसके कहने पर मिशाल चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। ये बात सिर्फ ईज़ा ही जानती है। जब मैं कमरे में गई तो मुझे ईज़ा और आप उसे अपने अल्फाज अदा करने मुश्किल लग रहे थे। वो अपने टीचर से ये बात कैसे इतनी आराम से कह देती। प्लीज़ मिशाल, मैं बेकसूर हूँ, मेरा यकीन करो। क्या तुमने ईज़ा से पूछा कि क्या हुआ था? नहीं तो फिर ईज़ा से पूछो और फ़ोन बंद मत करना। मैं सुनना चाहता हूँ वो क्या कहती है। गहरा सांस लेकर उसने मोबाइल अपनी शर्ट की जेब में डाला और ईज़ा के कमरे में चली गई। वो जब से यहाँ आई थी बिल्कुल खामोश थी। ना उसने कोई बात की और ना ही किसी ने उससे इस बारे में पूछा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई, जहाँ वो उसी पोजीशन में बैठी हुई थी जिसमें मिशाल ने उसे आखिरी बार देखा था। ईज़ा, उसने नरमी से ईज़ा के बालों में हाथ फेरा और उसके बराबर बैठ गई, लेकिन दूसरा वजूद इसी तरह बैठा रहा। ईज़ा, हम उस बारे में कोई बात ही नहीं की, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, बताओ उस दिन क्या हुआ था? मिशाल के कहने पर उसका सकता टूटा और आंसू जिन पर मुश्किल से बंद बांधा हुआ था वो मंजर याद करते फिर तेज़ी से बहने लगे। उसे ज़ारों के तार रोते देखकर मिशाल को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। उसे इस तरह की बात पूछनी ही नहीं चाहिए थी। उसने कॉल काट कर ईज़ा को अपने गले लगाया और उसे चुप करवाने लगी थी। बेबसी से उसने अपने मोबाइल को देखा। ईज़ा के रोने की आवाज़ तो वो खुद भी बआसानी सुन पा रहा था, लेकिन वो हैरान था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसका इल्ज़ाम भी उसी पर आ रहा था और उसे कुछ पता भी नहीं था। सर दर्द था जो बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपने दुखते सर को सहलाया था। उस रात क्या हुआ था ये ईज़ा के अलावा कोई नहीं जानता था और वो बताने की हालत में नहीं थी। ऐसे में उसे क्या करना चाहिए था? उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। उसे ईज़ा से मिलना था ताकि जान सके कि बात है क्या, पर वो उससे मिलने पर राज़ी कैसे होती? ये बात सोचते ही जहन के सुलझते धागे फिर उलझने लगते। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और नज़र जाए नमाज पर बैठी कस्बा पर गई जो दुआ मांग रही थी। बिना कुछ सोचे माहिर ने जाकर अपना सर उसकी गोद में रख दिया था। अपने चेहरे पर हाथ फेर कर कस्बा ने उसकी तरफ देखा और उसके बालों में हाथ फेरने लगी थी। अम्मा साई, मैंने कुछ नहीं किया है। सब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, यहाँ तक कि बाबा साई भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। आप जानती है ना कि आपका माहिर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। उसने उम्मीद भरी नज़रों से कस्बा की तरफ देखा, जैसे उम्मीद हो वो उसका यकीन ज़रूर करेगी। माहिर, मेरी जान कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो सब कह रहे हैं वही हकीकत है। कस्बा के कहने पर माहिर ने अपना सर उसकी गोद से उठाया। सारी उम्मीद जैसे टूट गई। वो अपनी जगह से उठा था। माहिर, कस्बा ने नम आंखों से उसे पुकारा, लेकिन वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उसके कमरे से जा चुका था। आज इस वाक़े को गुजरे 1 हफ़्ता हो चुका था और इस 1 हफ़्ते में कुछ भी नहीं बदला था। सब वैसा ही था। हर तरफ उदासी भरी हुई थी। किससे सोचा था कि कभी शाह हवेली वालों पर ऐसा वक्त भी आएगा। सरेआम के साथ बाकी सबको हवेली भिजवा दिया गया था। यहाँ वसी के घर पर आयरा, परीशा और कस्बा के अलावा वो तीनों थे, जबकि नूर को इस सारे मामले से बेखबर ही रखा गया था। वो नहीं चाहते थे कि उसकी नई शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसला पैदा हो। मोहतसम, अपनी सोचों को झटक कर उसने अपने पास बैठे मोहतसम को पुकारा था। हाँ, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। किस लड़की से? इजाज़त, वो आरिफ के घर पर है ना, तो आरिफ से बात करो, मुझे उससे मिलना है। ऐसे मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें ईज़ा से मिलने की इजाज़त देगा। ईज़ा तो अभी तक नॉर्मल भी नहीं हो पाई है। मेरा बेटा भी नहीं हुआ है। उसका लहजा तेज़ हुआ। देख रहे हो ना तुम उसे, किस तरह उसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। कस्बा खाना खिला देती है तो खा लेता है, वरना भूखा बैठा रहता है। और इसका जिम्मेदार कौन है? आलम के कहने पर उसके माथे पर बल पड़े। उसे पता था आलम क्या कहने वाला है। उसे ज़रूरत है तुम सबके एतमाद की, जो तुम उसे नहीं दे रहे हो। उसे यूनिवर्सिटी से निकाला जा चुका है। वो इस वक्त अकेला है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। साहिर उसके साथ है। साहिर उसका बाप नहीं है, असीम तुम हो। आलम, माहिर मेरा बेटा है। मैं जानता हूँ इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएगा, लेकिन जब तक मैं बात की तह तक नहीं पहुँच जाता तब तक के लिए मेरी उससे दूरी ही ठीक है। मैं आरिफ के घर जा रहा हूँ। तुम दोनों में से कोई आ रहा है तो आ जाए। अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वो बाहर चला गया। मोहतसम और आलम ने एक दूसरे की तरफ देखा और उठकर खुद भी बाहर चले गए थे। खाने की ट्रे थामे वो उसके कमरे में दाखिल हुई और ट्रे बेड के करीब रखकर माहिर को देखने लगी, जो बाजू आंखों पर रखे लेटा हुआ था। माहिर, खाना खा लो। भूख नहीं है बड़ी मम्मा। आयरा ने उसके बाजू उसकी आंखों से हटाया था। उठो, खाना खाओ। इस तरह कमरे में बंद रहकर क्या साबित करना चाहते हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता। अपनी बेगुनाही भी साबित नहीं करना चाहते? कैसे साबित करूं और किसको साबित करूं? सब मुझे कसूरवार ठहरा चुके हैं। ईज़ा से मिलो माहिर। ईज़ा ना सही, कोई तो ऐसा शख्स होगा जो जानता हो उस रात क्या हुआ था। साहिर ने कहा, हो सकता है ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया हो जो तुम्हारा या ईज़ा का दुश्मन हो। उसके कहने पर माहिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और जहन के पर्दे पर एक चेहरा लहराया था। यहाँ कमरे में बंद होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा माहिर। प्लेट में खाना निकाल कर उसने पहला निवाला उसकी तरफ बढ़ाया था। तुम्हारे बाबा साई आरिफ भाई के घर गए हैं। उसकी बात सुनकर माहिर ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। क्यों? सच जानने? आयरा ने दूसरा निवाला उसे खिलाया। उसके हाथों से चलने वाले ज़बरदस्ती खिलाकर उसने मज़ीद खाने से इनकार कर दिया। इस वक्त तो दिमाग बस इसी बात में गुम था कि वहाँ क्या बात हो रही होगी। ईज़ा उनसे क्या कहेगी।
शायद सब बताएगी कि उस रात आखिर हुआ क्या था। मोहतसम, मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकता। इस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। पहले बहुत मुश्किलों से वो थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है। मैं नहीं चाहता फिर से कोई मसला हो। उनकी बात सुनते ही आरिफ ने साफ इनकार कर दिया। आरिफ प्लीज़ तुम समझो तो, सिर्फ एक इज़ा ही है जो ये साबित कर सकती है माहिर बेगुनाह है। वो गुनहगार है मोहतसम, तुम उसे बेगुनाह मत कहो। उसका अंदाज चीखने वाला हो गया। मेरा बेटा गुनहगार है या बेगुनाह, इसका फैसला कोई तब तक नहीं कर सकता जब तक सारी बात का इल्म ना हो जाए। तुम्हें अब भी अपना बेटा बेकसूर लग रहा है असीम शाह? हाँ ठीक है, तुम इज़ा से बात करो और उसकी ज़ुबानी सुन लो कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। उसने मिशाल को इशारा किया जो उन्हें उस कमरे की तरफ ले गई जहाँ ईसा रह रही थी। बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर असीम ने गहरा सांस लिया और दिल में दुआ मांगी कि उसका बेटा बेगुनाह हो। दरवाज़ा खोलकर वो ईसा के करीब गई जो बेड पर बैठी आंखें मूंदे हुए थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसमें ज़रा सी भी हलचल नहीं हुई थी। असीम ने गौर से बेड पर लेटे इस वजूद को देखा, छोटा सा नाजुक वजूद और चेहरे पर बला की मासूमियत। इज़ा, मिशाल ने उसके बालों को चेहरे से हटाकर उसे पुकारा, लेकिन वो इसी तरह लेटी रही। इज़ा। उसके 2 से 3 बार पुकारने पर भी जब वो नहीं उठी तो मिशाल ने परेशानी से मोहतसम की तरफ देखा था। ये उठ नहीं रही है, डॉक्टर को कॉल करें। उससे पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे, लेकिन उसके फिर भी ना उठने पर मिशाल के साथ साथ वो सब भी परेशान हो चुके थे। बेचैनी से कमरे में टहलता हुआ असीम का इंतज़ार कर रहा था ताकि जान सके कि ईज़ा ने उनसे क्या कहा। सोचों में गुम वो मुसलसल कितनी देर से टहल रहा था जब उसका मोबाइल बजा था। उसने साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाया जहाँ मिशाल की कॉल आ रही थी। हेलो माहिर सर। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी जिसे सुनकर माहिर परेशान हुआ था। क्या हुआ है, सब ठीक है मिशाल? कुछ भी ठीक नहीं है। मिशाल क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? मिशाल के रोने से उसके जहन में फ़ौरन ईज़ा का ख्याल आया था। ईज़ा ठीक है, बताओ क्या हुआ है? उसे फ़िक्र हो रही थी। वो जानना चाहता था कि मिशाल क्यों रो रही है, वहाँ क्या बात हुई। मिशाल ने अपने भीगे गाल साफ करके उसे वो बात बताई जिसे सुनते ही जैसे सातों आसमान एक साथ माहिर के सर पर आ गिरे थे। ईज़ा प्रेग्नेंट है। दिमाग की रगें जैसे फटने के करीब थी। अपनी कैफियत वो खुद समझने से कासिर था। कोई तो ऐसा शख्स होगा जो जानता हो उस रात क्या हुआ था। साहिर ने कहा, हो सकता है ये काम किसी ऐसे शख्स ने किया हो जो तुम्हारा या ईज़ा का दुश्मन हो। आयरा की बात जहन में आते ही उसने अपनी गाड़ी की चाबियां उठाई और तेज़ तेज़ कदम उठाता कमरे से निकल गया। माहिर कहाँ जा रहे हो? घर में दाखिल होते साहिर ने उसे जाते देखकर पूछा, लेकिन उसे बिना कोई जवाब दिए वो बाहर निकल गया था। साहिर भी फ़ौरन बाहर निकला, लेकिन इससे पहले वो माहिर से कुछ पूछ पाता माहिर गाड़ी में बैठकर जा चुका था। बिना मज़ीद कुछ सोचे वो अपनी गाड़ी की तरफ गया। इस वक्त उसे माहिर को अकेला छोड़ना था, पता नहीं वो कहाँ जा रहा। अकेला नहीं छोड़ना था, पता नहीं वो कहाँ जा रहा था। क्या हुआ है, आप मिले उस लड़की से? उसके कमरे में दाखिल होते ही कस्बा ने बेचैनी से पूछा था। हाँ मिल लिया था, संजीदगी से कहते हुए वो बेड पर जाकर बैठ गया। तो फिर क्या हुआ? वो लड़की प्रेग्नेंट है। वसीम के कहने पर उसकी धड़कनें जैसे रुक सी गई थी। लेकिन ऐसा ऐसा कैसे? ऐसे ही है कस्बा, माहिर ने कुछ नहीं किया। कस्बा, वो लड़की प्रेग्नेंट है। उस बच्चे का बाप तुम्हारा बेटा है और क्या सुनना चाहती हो तुम? तंग आकर वो गुस्से से चीखा था, जिस पर कस्बा ने अपनी नम होती आंखें झुका ली। वो इस वक्त गुस्से में था और वो उसकी कैफियत समझ सकती थी। सॉरी यार, प्लीज़ यहाँ आओ। उसने कस्बा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया जिसे बिना देर किए उसने थाम लिया था। असीम ने उसे अपने बेहद करीब बिठा लिया। शाह, माहिर ने कुछ नहीं किया। उसने असीम के कंधे पर अपना सर रखा था। ये सब माहिर नहीं किया है कस्बा। वो दोनों एक साथ उस कमरे में थे और उस लड़की की हालत देखकर कोई भी बात बता सकता है कि माहिर ने उसके साथ क्या किया। लेकिन मेरा दिल फिर भी नहीं मान रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता। उसने अपने हाथ में पकड़ा कस्बा का हाथ नरमी से दबाया। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कस्बा के लब हौले से हिले। उसके घर के सामने गाड़ी रोकते ही वो जल्दी से उतरा। गार्ड ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा, लेकिन बिना किसी की परवाह किए वो अंदर की जाना बढ़ गया था। साहिर उसके पीछे पीछे जल्दी से अंदर आया था। अंदर घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र डाइनिंग रूम में बैठे लैपटॉप इस्तेमाल करते बहरोज़ मिर्ज़ा की तरफ गई थी। गुस्से से खौलता हुआ वो उसके करीब गया, लैपटॉप दूर ज़मीन पर फेंका और उसे गिरेबान से पकड़ कर खड़ा किया था। ये क्या हरकत है, छोड़ो मुझे। गार्ड्स! उसकी हरकत पर वो बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाने लगा, लेकिन वो अंदर आने वाले नहीं थे क्योंकि माहिर पहले ही ये काम करके आया था कि वो इस वक्त अंदर आने की हालत में नहीं थे। घर में मौजूद मुलाजमीन ये मंजर देखने लगे, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। बता मुझे उस रात क्या हुआ था? मैं जानता हूँ जो भी हुआ था वो तूने किया था। उसके कहने पर वो खबासत से बोला था। मैंने कुछ नहीं किया, कमरे में तुम थे तो जो भी किया तुमने ही। उसकी बात सुनते ही माहिर ने ज़ोरदार घोंसा उसके मुंह पर मारा था। जो भी बात है सच सच बता दे बहरोज़, वरना यही तेरी कब्र खोद कर तुझे दफना दूंगा। हाँ ये सब मैंने किया है, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो तुम्हारी वजह से मेरी हुई थी।
मैंने सिर्फ एक लड़की की इज्जत बचाई थी जिसे तुम जैसा दरिंदा नोचना चाह रहा था, और इसी वजह से मैं आज तक बदनाम फिर रहा हूँ। जो मैंने करना चाहा वो बात हर तरफ फैल गई। मेरे बाप का सर मेरी वजह से झुक गया और मैं हर तरफ उनके मुंह से अपने लिए इसी वजह से ताने सुनता रहता हूँ। मैं चाहता था जैसा तुमने मेरे साथ किया वैसा ही बदला लूँ। अगर तुम शाह ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखते ना, तो इस वक्त आरिफ ने तुम्हें जेल में डलवा दिया होता। माहिर, साहिर की गुस्से से भरी आवाज़ पर उसने अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखा। साहिर ने कुछ कहा नहीं था और ना ही इन दोनों को कुछ कहने की जरूरत थी। वो दोनों एक दूसरे के इशारे ही समझ आते थे। माहिर ने घूमकर बहरोज़ मुर्सा को देखा और इस बार जो मारना शुरू हुआ तो जब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने हाथ नहीं जोड़ लिए थे। बता मुझे तूने क्या किया था, उस रात क्या हुआ था? बहरोज़ ने अपने होंठों और नाक से निकलता खून साफ किया और गहरा सांस लेकर शुरू हुआ था। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा था इज़ा को कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन ये हकीकत है उसके साथ जो भी हुआ उसके ज़िम्मेदार मैं हूँ। साहिर, मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ये बच्चा भी मेरा है। उसके लहजे में दुख था, वो अपनी कैफियत लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रहा था। तेरी कोई गलती नहीं है माहिर, तूने कुछ नहीं किया। माहिर ने आंखें बंद करके अपना सर सीट से लगाया। मुझे इज़ा से मिलना है। आरिफ अंकल मिलने नहीं देंगे, लेकिन मुझे मिलना है। उसने साहिर की तरफ देखा जिस पर वो अपना सर हिला कर रह गया था। उसके घर में दाखिल होते ही सबने हैरत से उसे देखा। वो यहाँ आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। क्यों आए हो तुम यहाँ? आरिफ ने अपनी जगह से उठते हुए गुस्से से कहा। मुझे इज़ा से मिलना है और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इजाज़त दूंगा? हरगिज़ नहीं, अभी के अभी निकलो मेरे घर से। उसके कहने पर साहिर अपने लब भी इंच कर रह गया था। लाइनदारी से बनी इन 3 खिड़कियों में से उसने पहली खोली। कमरा खाली था, इज़ा नहीं थी। उसने दूसरी खिड़की खोलनी चाहिए लेकिन वो बंद थी। उसने तीसरी खिड़की खोली जो खुल गई और अंदर मौजूद वजूद को देखकर उसने सुकून भरा सांस लिया। उसने आहिस्ता से कमरे में कदम रखा और गौर से उसे देखने लगा। वो नाजुक सा वजूद कमरे के कोने में अपना सर घुटनों पर रखे गुमसुम सा बैठा था। वो जल्दी से इज़ा के करीब गया। उसे पता था कि उसे देखकर इज़ा कभी भी नॉर्मल रिएक्शन तो देगी नहीं। वो चीखने चिल्लाने जैसा कुछ लाजमी करेगी और उसकी तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए उसने साहिर को माहिर बनाकर खड़ा किया था जो इन सब से इज़ा से मिलने की दरख्वास्त कर रहा था। इज़ा? उसकी बात सुनकर इज़ा ने झटके से अपना सर उठाया और उसे देखते ही लबों से चीख निकलने लगी, लेकिन इससे पहले ही उसकी चीख बाहर तक जाती माहिर उसके दोनों हाथों को अपनी कैद में लेकर उसके लबों पर अपना भारी हाथ रख चुका था। उसकी सरकत पर इज़ा के चेहरे पर मज़ीद खौफ फैला। देखो, मैं बस तुमसे बात करने आया हूँ। अगर सीधे सीधे करना चाहूँगा तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, इसलिए उसके लिए सॉरी। उसे अपने हाथों में कैद उसके छटपटाते हाथ देखे थे। देखो इज़ा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम जानती हो ना मैं ऐसा नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहता हूँ, पर प्लीज़ सुकून से मेरी बात सुनो। उसने उसके लबों से अपना हाथ हटाया था। क्या सफाई देंगे आप अपनी घटिया हरकत की? उसकी खौफज़दा आंखों से आंसू बह निकले थे। इज़ा, मैंने कुछ नहीं किया। उसके कहने पर इज़ा ने जैसे सदमे से उसकी तरफ देखा। इतना कुछ करके भी वो कह रहा था कि उसने कुछ नहीं किया। देखिए इसे। उसने अपने कंधे से कमीज़ हटाई जहाँ ज़ख़म का निशान था, जबकि इसकी हरकत पर माहिर ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली थी। नज़रें क्यों चुरा रहे हैं? देखिए इसे, यह आपकी हवानियत के निशान है। ऐसा मेरी गलती है, लेकिन मैं इतना कसूरवार भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझ रही हो। प्लीज़ जाएं यहाँ से। अपने दोनों घुटने खुद में समेट कर वो मज़ीद कोने में खिसकी थी। ईसा, प्लीज़ प्लीज़ जाएं। मिशाल, मिशाल, उसने चिल्लाते हुए मिशाल को आवाज़ दी थी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर खड़े साहिर से बात करते वो सारे अफराद अंदर की तरफ भागे थे और वहाँ खड़े माहिर को देखकर जैसे सारी बात समझ आ गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरिफ ने बमुश्किल अपने गुस्से को काबू में किया, वरना दिल तो चाह रहा था कि इन दोनों भाइयों को धक्के देकर घर से निकाल दे। अगर मोहतसम का लिहाज ना होता तो ऐसी करने में देर भी नहीं लगाता। माहिर ने एक नज़र बेबसी से इज़ा के खौफज़दा वजूद को देखा जिसे मिशाल अपने साथ लगाए बैठी थी। बिना कोई जवाब दिए वो बाहर निकल गया। यहाँ रुकना फजूल था। इज़ा इस वक्त उसकी कोई बात नहीं सुनती। ये भी तो हो सकता है कि सब झूठ हो। इस वक्त वो सब खामोशी से लाउंज में बैठे हुए थे। आरिफ के घर पर क्या हुआ था इस बात से सब भी वाकिफ़ थे, लेकिन परीशे को अभी पता चला था और जहन में जो पहला ख्याल आया वो कहने में उसने देर नहीं की, जबकि उसके कहने पर मोहतसम ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा था। क्या कहना चाहती हो? मेरा मतलब है कि हम भला कैसे एक गैर लड़की की बात पर यकीन कर लें? हमें कैसे पता कि वो लड़की सच कह रही है? परीशा, तुम इस तरह की बात कह भी कैसे सकती हो? एक लड़की कभी भी खुद पर इस तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। मोहतसम, तुम खुद सोचो। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मोहतसम हाथ उठाकर उसे मज़ीद कुछ भी कहने से रोक चुका था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बीवी कभी भी इस तरह की कोई बात करेगी। तुम मुझे खामोश मत करवाओ, मैं वही कह रही हूँ जो मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन आपको गलत लग रहा है बड़ी मामा। माहिर की आवाज़ पर इन सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। मुलाजिम से पता चला था कि वो गुस्से में कहीं बाहर क्या था। ये सुनकर सब भी परेशान हुए, लेकिन फिर ये सुनकर मुतमईन हो गए कि साहिर भी उसके साथ था। इज़ा के साथ जो कुछ भी हुआ उसका कसूरवार मैं हूँ। उसे अपनी जेब से मोबाइल निकाल कर रिकॉर्डिंग ऑन की जो उसने बहरोज़ की बातों की करवाई थी।
काम हो गया? उसने वेटर के करीब आते ही पूछा, जिसने जल्दी से अपना सर हिलाया। इस वक्त वो सब यूनिवर्सिटी के ट्रिप पर घूमने के लिए आए हुए थे, जहाँ होटल से बाहर वो सभी अपने अपने ग्रुप बनाए बैठे थे। जी, मैंने उनके जूस में दवाई मिला दी है, लेकिन वो थी किस चीज़ की? नशे की। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? नशे में इंसान अपना आप तक खो देता है, उसे कुछ याद नहीं रहता, कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है। और मैंने तो फिर हाई डोज दिया है। माहिशा इंसान है, लेकिन वो मुझे इंसान अच्छा नहीं लगता। मैं उसे हैवान बनाना चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि इस दवाई की वजह से वो मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। लेकिन ये तो गलत है ना सर? उसके कहने पर बहरोज़ ने घूर कर उसे देखा। तुम्हें पैसे चाहिए थे, मिल गए ना, अब जाओ और उसे सेकंड फ्लोर के किसी कमरे में छोड़ा। और अगर तुमने मेरी ये बात किसी को बताई तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ये जॉब ज़रूर चली जाएगी। इस होटल में सेकंड फ्लोर के कमरे लड़कियों के लिए, जबकि फर्स्ट फ्लोर के कमरे लड़कों के लिए बुक करवाए थे। आधी से ज़्यादा लड़कियां इस वक्त नीचे थीं और 2-3 लड़कियां इस वक्त अपने कमरे में मौजूद थीं, जबकि बाकी के लड़के, सर और टीचर्स यहीं पर मौजूद थे। अब जाओ। उसके कहने पर वेटर अपना सर हिलाता अंदर चला गया, क्योंकि माहिर भी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से उठकर अंदर गया था। उसने अपने चकराते सर को संभाला। तबीयत अजीब सी हो रही थी, इसलिए उसका इरादा अपने कमरे में जाने का था। सर, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ दूं? अभी उसने मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाया था जब उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई थी। उसे मुड़कर देखा और अपना सर हिला दिया। वो कौन था उसे नहीं पता था। इस वक्त कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, दिमाग जैसे बंद हो चुका था। मैं नीचे जा रही हूँ, तुम आ रही हो इज़ा? अपने बालों की पोनी बांधकर मिशाल ने उसकी तरफ देखा, जो खुद अपने बाल बांध रही थी। इस वक्त वो दोनों कमरे में मौजूद थीं। सब इस वक्त नीचे थे और फ्रेश होने के बाद सब उन्हें भी नीचे ही जाना था। हाँ तुम जाओ, मैं बस बाल बनाकर 2 मिनट में आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। अपना दुपट्टा उठाकर उसने मुफरल की तरह गले में डाला और बाहर चली गई। उसके जाने के बाद इसा अपने बाल बांधने लगी जब उसका मोबाइल फ़ोन बजा, और वो जो अपने बालों की पोनी बांध रही थी, फ़ोन की आवाज़ पर उन्हें ऐसे ही छोड़कर फ़ोन की जानिब बढ़ी थी। खुले बाल कंधे से नीचे तक लहराने लगे थे। उसने मोबाइल उठाकर कॉल पिक की। उसे हैरत हो रही थी, जैद उसे क्यों कॉल कर रहा था, जबकि जब से उसके बाबा जानी ने फुप्पो को इन दोनों के रिश्ते से इनकार किया था, तब से ना तो उनके घर आया था और ना ही फुप्पो। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। इसा कहाँ हो तुम? क्या हुआ, खैरियत? आप परेशान लग रहे हैं। मामू मुमानी का कार एक्सीडेंट हो गया, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। उसकी बात सुनकर ईसा के कदमों से जैसे ज़मीन निकल चुकी थी। वो भागती हुई नीचे आई। उसे घर जाना था अभी इसी वक्त। क्या हुआ ईसा, सब ठीक है? तुम परेशान लग रही हो। उसके करीब आते ही टीचर ने पूछा। मैम मुझे घर जाना है। क्यों? मेरे बाबा जानी और अम्मी का एक्सीडेंट हो गया है। ईसा रात हो रही है, तुम इस वक्त घर नहीं जा सकती हो। प्लीज़ आप कुछ भी करें, मुझे घर भिजवा दें। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मुझे उनके पास जाना है। ईसा मैं सुबह होते ही तुम्हें घर भिजवा दूंगी, लेकिन अभी रात हो रही है, इस वक्त मैं तुम्हें अकेले नहीं भेज सकती। आई प्रॉमिस बेटा, मैं तुम्हें सुबह घर भिजवा दूंगी। उसने रोते हुए अपने होंठ दबाए और दूर खड़ी मिशाल को देखा। वो दूर खड़ी थी और लड़कियों में बैठी अपनी बातों में मगन थी, इसीलिए अभी तक उसकी नज़र ईज़ा पर नहीं पड़ी थी। पहले उसने सोचा जाकर मिशाल को सब बता दे, लेकिन फिर इरादा तर्क कर दिया। वो खुश थी और अपनी वजह से वो उसकी खुशी ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसे बस सुबह का इंतज़ार था, ताकि जल्दी से वो अपने घर, अपने माँ बाप के पास पहुँच जाए। उसका हाथ अपने कंधे पर रखे वो उसे सेकंड फ्लोर पर ले आया। छोड़ो मुझे। पेशानी पर बल डाले उसने वेटर को खुद से दूर किया था। सर, वो आपको कमरे तक छोड़ दूँ, दफ़ा हो जाओ। उसे अपनी आंखें मसलीं, जबकि उसे वहीं खड़े देखकर वो वेटर वहाँ से चला गया था। उससे माहिर को यहाँ तक छोड़ दिया था, यही बहुत था। अभी उसे यहाँ से जाना था, क्योंकि अगर किसी और को पता चल जाता कि उसने पैसों की खातिर ये काम किया है, तो उसकी नौकरी चली जानी थी। माहिर ने अपना हाथ दीवार पर रखा और लाइनदारी से आमने सामने बने इन कमरों में से एक में चला गया था। उसने कमरे में वापस आकर अपने आंसू साफ़ किए और वॉशरूम में जाकर वज़ू करने लगी। इस वक्त उसे सिर्फ दुआ करनी थी, अल्लाह से मदद मांगनी थी। वज़ू करके वो बाहर निकली। जब नज़र कमरे में दाखिल होते माहिर पर पड़ी, उसने जल्दी से सोफ़े पर रखा अपना दुपट्टा उठाकर खुद पर फैलाया। माहिर सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा कमरा है। उसकी हालत देखकर ईसा एक लम्हे के लिए ठटकी, लेकिन फिर खुद ही अपने आप को झिड़का था। नहीं, ये मेरा कमरा है। अच्छा, तो मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। वो मुड़कर जाने लगा जब कदम लड़खड़ाए थे। ईसा ने आगे बढ़कर फ़ौरन उसका हाथ थामा, जबकि उसकी सरकत ने खुद पर फैला वो दुपट्टा वजूद से हटकर फ़कत एक कंधे पर रह गया था। माहिर ने गौर से उसका चेहरा देखा। भीगा भीगा चेहरे और गर्दन पर पानी की बूंदें। इन बूंदों को देखकर माहिर को अपना प्यासा लग रहा था। उसने अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर रखकर इन पानी के कतरों को छूना चाहा, जब उसकी सरकत से ईसा अगले ही पल उससे दूर हुई थी। उसकी हालत, उसका लहजा ईसा पर बहुत कुछ वाज़ा कर रहा था, और दिमाग में जैसे ख़तरे का सायरन बजने लगा। आप जाएं सर। क्यों? ईसा ने घबराकर उसे देखा और तेज़ कदम उठाती कमरे से बाहर जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही वो कमरे से बाहर जाती माहिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी जानब खींचकर उसकी गर्दन पर झुक गया था। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे उसकी गर्दन पर मौजूद इन पानी के कतरों को पीकर सच में अपनी प्यास मिटाना चाहता हो। माहिर सर, छोड़े मुझे।
उसने घबराते हुए उसे खुद से दूर करना चाहा और उसकी सरकत से माहिर ने अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़े, जबकि उसकी सरकत पर इज़ा ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली थी। बेबसी थी या तकलीफ जो उसकी आंखों में आंसू ले आए थे। छोड़े मुझे, उसने ज़ोर लगाकर उसे खुद से दूर किया और इस बार वो लड़खड़ाता हुआ थोड़ा दूर हुआ था। बिना वक्त ज़ाया किए वो बाहर भागने लगी, लेकिन माहिर फिर से उसके नाजुक वजूद को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। प्लीज़ मुझसे दूर दूर मत जाओ, छोड़े मुझे, मिशाल कोई है, उसने चिल्लाते हुए किसी को बुलाना चाहा, लेकिन माहिर उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेकर उसकी चीख का गला गोंद चुका था। उसके लबों पर झुका वो बिना उसकी रुकती सांसों की परवाह किए उन पर झुका हुआ था, जबकि अपनी रुकती सांसों के बायस इज़ा में अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे खुद से दूर कर देती। माहिर ने उसके लब आज़ाद किए जिन्हें वो ज़ख्मी कर चुका था, लेकिन फिर भी उसे अपना आप प्यासा लग रहा था। इज़ा ने रोते हुए उसे धक्का दिया, लेकिन वो नाजुक सा वजूद था, भला कैसे वो इस बूर मर्द से मुकाबला करती। उसकी बेहाल होती हालत नज़रअंदाज करके माहिर फिर से उसके ज़ख्मी लबों पर झुक गया था। उसके ज़ख्मी लबों को आज़ाद करके माहिर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर धक्का दिया था, जबकि उसकी हरकत से इज़ा की घबराहट मज़ीद बढ़ चुकी थी। उसमें जैसे हिम्मत ख़त्म होती जा रही थी। उसने फिर भी उठकर भागना चाहा, चिल्लाना चाहा, लेकिन माहिर उसकी हर तरह की कोशिश नाकाम बना चुका था। माहिर सर, प्लीज़ छोड़े मुझे, आपको अल्लाह का वास्ता है, प्लीज़ छोड़ें। कोई रास्ता ना पाकर उसने मिन्नत शुरू कर दी, लेकिन वो कहाँ से सुनता। इस वक्त बस उस पर एक शैतान सवार था। काफ़ी देर तक जब इज़ा नीचे नहीं आई तो उसे देखने के लिए वो उसके कमरे की तरफ चली गई, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी जैसे सांस ही रुक चुकी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर इज़ा को उठाया, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जबकि उसके बदन पर ज़ख्म के निशान हो रहे थे। उसने बेयकीनी से बेड पर पड़े होशो हवास से बेगाना माहिर को देखा और भीगी आंखों से इज़ा का चेहरा थपथपाने लगी। उसे होश में न आते देखकर वो जल्दी से बाहर भागी। उसका इरादा सिर्फ टीचर्स को बुलाने का था, क्योंकि वो अकेली इस वक्त इज़ा को नहीं संभाल सकती थी, और ना ही वो ये चाहती थी कि उसकी दोस्त की बात ये किसी को भी पता चले। लेकिन ये बात छुपने वाली नहीं थी। उसने नीचे जाकर फीमेल टीचर को आहिस्ता से बात बताई, जो उसकी बात सुनकर खुद भी हैरत ज़दा थी। मिशाल के साथ वो खुद इज़ा के कमरे में गई और वहाँ का माहौल देखकर वो खुद भी शॉक्ड थी। छुपाने के बावजूद भी आहिस्ता आहिस्ता ये बात वहाँ मौजूद सारे अफराद में फैल चुकी थी। डॉक्टर को बुलाकर इज़ा का ट्रीटमेंट दिया। मिशाल ने उसके कपड़े चेंज किया और उसके होश में आते ही वो वापसी के लिए निकल चुके थे। माहिर के घर पर फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई गई थी। वो होश में आ चुका था, लेकिन उसकी कैफियत गनूदगी जैसी थी। साहिर फास्ट ड्राइव करके 1.5 घंटे में वहाँ पहुँचा था और उसके वहाँ पहुँचने तक भी माहिर की कैफियत ऐसी ही रही। टीचर्स, प्रिंसिपल उससे कुछ कह रहे थे, लेकिन क्या ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि साहिर उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वापस घर लाया था, और मुकम्मल होश में आते ही जो पहली चीज़ उसे याद थी वो था असीम का थप्पड़। घर पहुंचने तक वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत में सुधार आते ही मिशाल उसे उसके घर लेकर गई, लेकिन वहाँ जैसे एक और क़यामत उसकी मुंतज़िर थी। उसके माँ बाप नहीं रहे थे और इस दुनिया में अपने गम के साथ तन्हा रह चुकी थी। जो क्लास फेलोज़ उसके घर ताज़ियत करने आए थे, उनकी वजह से ट्रिप पर हुई बात वहाँ बैठे लोगों में फैल चुकी थी। वहाँ बैठे लोग उसके और माहिर के बारे में खुसर फुसर करके वहाँ से चले गए थे। तदफीन हुई और घर आहिस्ता आहिस्ता सारे अफराद से खाली हो गया। वहाँ कोई था तो मिशाल की फैमिली, जैद और फुप्पो, जो अपने घर जाने के लिए बैठी हुई थी। आरिफ का कहना था कि उन्हें इज़ा को भी अपने साथ ले जाना चाहिए, वो अकेली नहीं रह सकती और ऐसे वक्त में उसे अकेला छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो साफ इनकार कर चुकी थी, क्योंकि उसके साथ वहाँ क्या हुआ था ये अब उनसे ढका छुपा तो नहीं था। अगर होता भी तो भी वो नहीं लेकर जाती, क्योंकि उनका भाई उनसे अपनी ज़िंदगी में ही ताल्लुक़ ख़त्म कर चुका था। वो उसे अपने साथ लेकर तो नहीं गई थी, लेकिन उस पर इल्ज़ामों की अच्छी खासी बारिश करके गई थी। उनके जाने के बाद आरिफ उसे अपने साथ अपने घर ले आया था। वो उसे अकेले कैसा छोड़ देता, वो भी उस वक्त जब उसे किसी अपने की ज़रूरत थी। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। रिकॉर्डिंग ख़त्म होते ही उसने अपना मोबाइल उठाया, जबकि बहरोज़ की सारी बातें सुनकर सब अपनी जगह खामोश बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह रिएक्ट करें। माहिर बेकसूर था, पर इज़ा के साथ जो कुछ भी किया था वो उसने ही तो किया था। अनजाने में ही सही, पर गलती तो हुई है ना माहिर। इज़ा क्या करेगी अब? मोहतसम ने उसके संजीदा चेहरे की तरफ देखा, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही असीम कह उठा, जानता हूँ इसके साथ जो भी हुआ वो बहुत बुरा था, पर एक हादसे से इसकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती मोहतसम। ये इसकी ज़िंदगी है, इसका पूरा इख्तियार है, वो जो करना चाहे करे। असीम बात अब कहीं ज़्यादा आगे बढ़ गई है। आलम के कहने पर उसने माहिर की तरफ देखा, जो खुद उसके अगले लफ्ज़ों का मुंतज़िर था। ये इसकी ज़िंदगी है, वो जो करना चाहे करे। अगर इसे बच्चा नहीं चाहिए तो मामला यही ख़त्म हो जाएगा। उसके कहने पर तो माहिर जैसे तड़प ही गया था। वो कैसे एक नन्ही सी जान के लिए बात कह सकता था। बाबा साईं, आज आपने ये बात कह दी और मैंने सुन ली है, लेकिन आइंदा ऐसी कोई बात ना हो तो फिर क्या करोगे तुम? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माहिर शाह, तुम्हें लगता है कि ये सब होने के बावजूद भी वो तुमसे शादी करेगी?
हाँ वो करेगी, उसे करनी होगी। तेज़ तेज़ कदम उठाता वो कमरे की जानब चला गया और उसके जाने के बाद कमरे में इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी सन्नाटा था। उसने सुकून भरा सांस लेकर फ़ोन कॉल बंद की जब उसे अपने पीछे से शामिर की आवाज़ सुनाई दी। किसका फ़ोन था लाला? ज़रियाम ने मुड़कर उसे देखा था। साहिर का। क्या कह रहे थे? माहिर को उस रात नशावर दवाई दी थी। उसने मुख्तसर लफ्ज़ों में उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। उसे पता था उसका भाई कुछ ऐसा नहीं कर सकता और उसने नहीं किया था। मुझे पता था वो बेकसूर है, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता शामिर। तुम जानते हो ना, बात अब माहिर या उस लड़की के दरमियान नहीं रही, इन दोनों के दरमियान एक तीसरा वजूद भी आ चुका है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करें, अल्लाह है ना, अब तक भी तो उसने साथ दिया है, तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता आगे भी निकाल ही देगा। शामिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जिस पर वो अपना सर हिलाकर रह गया और हल्के से लब हिले थी। इंशाल्लाह। इस वक्त वो लॉन में रखी चेयर पर बैठा हुआ था। नजरें किसी गैर मरई नुक्ते पर जमी हुई थी जब उसे अपने हाथ पर नरम सा लम्स महसूस हुआ। उसने सुकून से आंखें बंद कर लीं और उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करके उसे अपने करीब कर लिया था, जिसके बाद माहीम ने उसके मजबूत कंधे पर अपना सर रख लिया। आप परेशान हैं? हाँ। क्यों? अब तो सब ठीक हो गया। अभी कहाँ ठीक हुआ है? उसने आंखें खोलकर माहीम की तरफ देखा। तो हो जाएगा, बस एक काम करना है, इज़ा को माहिर भाई से शादी के लिए मनाना है। और ये तुम कैसे करोगी? मैंने मिशाल से बात की थी। कौन मिशाल? उसने हैरत से पूछा, लेकिन फिर खुद ही याद आ गया कि मिशाल कौन है। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें उसका? मोहतसम अंकल से। क्या बात की तुमने? मैंने उससे इज़ा के बारे में पूछा था। उसने बताया कि उसके वालिदैन इंतकाल कर चुके हैं। एक फुप्पो है जो उसे अपने साथ रखने पर तैयार नहीं। हमें बस ये करना है कि उसके सारे रास्ते माहिर भाई की तरफ लेकर आ जाएं। ये गलत है माहिम, हम उसके साथ किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे साहिर, अगर ये ज़बरदस्ती है भी तो कभी कभार ये चीज़ भी इंसान के लिए अच्छी होती है। माहिर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे अनजाने में हुई ये गलती की वजह से हम उनकी सारी अच्छाइयाँ भुला नहीं सकते। हम बस कुछ ऐसा करेंगे कि वो माहिर भाई से शादी के लिए राज़ी हो जाए, क्योंकि अभी के लिए यही एक बेहतरीन ऑप्शन है। साहिर मुस्कुराते हुए गौर से अपनी बीवी की बातें सुन रहा था। ये बातें तुम्हारे दिमाग में किसने फ़िट की हैं? ये बातें मैंने अपने शौहर से सीखी हैं। क्या कहा था आपने निकाह से पहले? माहिर, अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं मर जाऊंगा। उसने बाकायदा अपनी आवाज़ साहिर की तरह भारी करके कहा, लेकिन वो हुई नहीं, ये अलग बात है। उसके कहने पर साहिर खुलकर हंसा और माहिम गौर से उसकी दिलकश मुस्कुराहट देखने लगी। कितने दिन बाद वो इस तरह हंसा था। और जब मैंने कह दिया तो आपने मुझसे क्या पूछा कि मैं तुम और जब मैंने हाँ कह दिया तो आपने मुझसे क्या पूछा कि तुम अपनी मर्ज़ी से हाँ कह रही हो? आप तो ऐसे कह रहे थे जैसे अगर मैं कहती मुझे आपसे शादी नहीं करनी है तो आप पीछे हट जाते। हाँ मैं हट जाता। अगर तुम शादी से इनकार करती तो मैं तुम्हें बिल्कुल फ़ोर्स नहीं करता, लेकिन उस ऑफ़िस में पड़े पड़े मर ज़रूर जाता, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं? मैंने तो हमेशा हमारे दरमियान बहन भाई वाला रिश्ता रखा था और मैं तो आपको अपना भाई ही समझती थी। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता था। मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ प्यार की नज़रों से देखा। बचपन से ही मैंने तुम पर अपना पूरा हक समझा था। उसने माहीम के चेहरे पर हवा से बिखरते बालों को पीछे किया और उसके माथे पर अपने लब रखे और नरमी से उसके लबों पर झुक गया था। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही माहीम ने उसे धक्का दिया और जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ देखा। वो वसी की गाड़ी थी जो घर में दाखिल हो रही थी। बिना साहिर की तरफ देखे वो तेज़ी से अंदर भाग गई थी, जबकि उसके भागने का अंदाज देखकर साहिर का बेसाख्ता कहका छूटा था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र बेड पर सोती हुरैब पर पड़ी। आजकल यही दो काम तो बाकायदगी से कर रही थी, या तो सोती रहती या जब उठती तो खाती रहती। ज़रियाम खुद भी उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखता था। इस वक्त भी रात के खाने का वक्त हो रहा था और वो थी कि उठने का नाम नहीं ले रही थी। हुरैब, ज़रियाम ने नरमी से उसका गाल थपथपाया था। उसने नींद से भरी आंखें खोलकर ज़रियाम को देखा। चलो उठो, खाने का वक्त हो रहा है। कमरे में ला दो। कंबल खुद पर डालकर वो दोबारा सो गई। आजकल वो कुछ ज़्यादा ही सुस्ती दिखाने लगी थी। इतनी सुस्ती पर ज़रियाम बस अपना सर नफ़ी में हिलाकर रह गया था। उसने मुलाजमा को खाना कमरे में लाने का कहा और ख़ुद अपने कपड़े बदलने चला गया। ड्रेसिंग रूम से निकलकर उसने बेड पर लेटी हुरैब को देखा, जो दरवाज़ा बजने की आवाज़ पर भी सोई पड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला और मुलाजिम के हाथ से ट्रे लेकर दरवाज़ा बंद कर दिया था। हुरैब, चलो खाना खाओ। उसने कंबल उसके ऊपर से हटाकर उसे ज़बरदस्ती उठाकर बिठा दिया। तुम खुद ही खिला दो। उसने बंद आँखों के साथ अपना सर उसके बाजू पर रखा। मुस्कुराते हुए ज़रियाम ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठाया, जिसके बाद हुरैब ने अपना सर उसके सीने पर रख लिया था। ज़रियाम के खिलाने पर वो बंद आँखों के साथ हटने वाला खाती गई। उसे क्या खिला रहा था उसे पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि इस वक्त वो नींद में हद से ज़्यादा डूबी हुई थी। अब मैं सो जाऊँ? उसके ट्रे साइड में रखते ही हुरैब उसकी गोद से उठने लगी जब ज़रियाम ने उसे वापस बिठा लिया। अब तुम अपनी नींद को भिगाओ, क्योंकि वॉक का टाइम हो गया है। उसके कहने पर हुरैब ने मुंह बनाया। ज़रियाम रोज़ाना खाने के बाद उसे वॉक करवाता था और जब तक वो ये काम करवाता रहता तब तक हुरैब का मुंह बना रहता।
नहीं ना, मैं कल इतना करूंगी कि आज का भी पूरा हो जाएगा, बस अभी सोने दो मेरे को। वो फिर से उसकी गोद से उठने लगी जब ज़रियाम ने इस बार उसे अपनी बाहों में उठा लिया। सो जाना, फिलहाल जो ज़रूरी काम है वो करो, मैं अम्मा साईं से तुम्हारी शिकायत करूंगी। बिना उसकी बात पर ध्यान दिए उसे अपनी बाहों में उठाए ज़रियाम बाहर ले गया। मतलब ये तो तय था कि ज़रियाम ने उसे बिना वॉक करवाए अब सोने नहीं देना था। सीरम, मेरी बात सुने, उसने तैयार होते सीरम से कहा, जो इस वक्त ब्लैक कमीज शलवार के साथ ब्लैक कोट पहने बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बोलो जाने सीरम। उसका हाथ पकड़कर सीरम ने उसे अपने करीब किया था। उसकी कुर्बत की वजह से आजकल नूर कुछ ज़्यादा ही खिली खिली रहने लगी थी। वो हम हनीमून पर कब जा रहे हैं? नज़र झुकाए वो उसके दिल के मुकाम पर अपनी नाजुक उंगली फेरने लगी थी। बहुत जल्दी नहीं है तुम्हें जाने की? उसने शरारती नज़रों से नूर को देखा। नहीं, वो मैं सोच रही थी कि जाने से पहले सब घर वालों से मिल लूँ। आज चली जाऊँ क्या? हाँ चली जाओ, वो लोग इस वक्त तुम्हारे वसी अंकल के घर पर हैं। वो वहाँ क्यों है? तुम जब वहाँ जाओगी तो पता चल जाएगा। ड्राइवर के साथ जाना और गार्ड्स के बिना मत जाना। सीरम ने उसके माथे पर अपने लब रखे और कमरे से बाहर चला गया। मुझे इज़ा से मिलना है। मिशाल प्लीज़, तुम्हारे अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। उसने फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद मिशाल से कहा था। तुमने वो रिकॉर्डिंग सुन ली? माहिर के कहने पर उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। जी मैंने सुन ली है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। इज़ा आपसे नहीं मिलना चाहती माहिर सर, प्लीज़ उसके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती मत करें। मिशाल, मुझे इज़ा से मिलना है। उसके लहजे में सख्ती दोहराई, जिसे सुनकर मिशाल गहरा सांस लेकर रह गई थी। वो अपने घर पर गई है, उसे अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी। तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? तुम उसकी कंडीशन जानती हो, उसे इस वक्त अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैंने उसे ड्राइवर के साथ भेजा था, वो इस वक्त अकेला रहना चाहती थी, इसीलिए मुझे उसने अपने साथ जाने से मना कर दिया। उसके घर का एड्रेस दो। उसके कहने पर मिशाल ने उसे इज़ा के घर का एड्रेस बताया, जिसे सुनते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। आहिस्ता से उसने घर का दरवाज़ा खोला। घर के सामने गाड़ी रुकते ही उसने ड्राइवर को वापस जाने के लिए कहा था, लेकिन ये आरिफ का हुक्म था कि उसे अकेला नहीं छोड़ना, इसीलिए वो गाड़ी में बाहर ही बैठा था। उसे घर में दाखिल होते ही हर तरफ नजरें दौड़ाईं। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने आखिरी बार छोड़ा था। हर चीज़ वैसे ही बिखरी पड़ी थी। अलबत्ता बंद रहने की वजह से घर में धूल मट्टी हो रही थी। बिना दरवाज़ा बंद किए वो अंदर की जानब चली गई, जैसे हर पुरानी याद को ताज़ा कर रही हो। असद साहब के कमरे में आकर वो वहाँ रखी हर चीज़ को भीगी आंखों से छूने लगी। उसके माँ बाप अब नहीं रहे थे और उसे अभी तक ये लग रहा था कि वो कोई भयानक ख्वाब देख रही है। उसने असद साहब की अलमारी खोली और उसमें से शीशे की बोतल निकाली, जिसमें नींद की गोलियाँ मौजूद थी, और इसे इस वक्त इस चीज़ की अशद ज़रूरत महसूस हो रही थी। मामू ममानी का कार एक्सीडेंट हो गया, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। माहिर सर छोड़े मुझे, तुम्हारे माँ बाप अब नहीं रहे, शी इज़ प्रेगनेंट। हर मंजर जैसे किसी फिल्म की तरह उसके जहन में चल रहा था। उसे सारी गोलियां बोतल से निकाल कर अपनी हथेली पर रखीं, लेकिन इससे पहले वो मज़ीद कोई हरकत करती, माहिर उसका गोलियों से भरा हाथ झटक चुका था। उसके हाथ में रखी सारी गोलियां ज़मीन पर जा गिरीं। ईसा ने गुस्से से सामने खड़े शख्स को देखा, लेकिन सामने खड़े माहिर को देखकर गुस्से की जगह खौफ ने ले ली। ये क्या कर रही थी तुम? समझ नहीं आ रहा था इस लड़की की हरकत पर गुस्सा करे, सख्ती करे या एक थप्पड़ लगाए। अगर इस वक्त वो ना आता तो ना जाने ये लड़की क्या कर बैठती। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाएं यहाँ से। मैंने पूछा ये तुम क्या कर रही थी? उसने चिल्लाकर अपना सवाल दोहराया था। मर रही थी मैं, नहीं जीना मुझे। और अपने साथ साथ इस नन्ही सी जान को भी मार रही थी? हाँ मार रही थी, उसने चीख कर कहा। खौफ जैसे कहीं पीछे चला गया था, लेकिन जब माहिर ने उसे कंधों से पकड़कर अपने करीब किया तो जैसे सोया हुआ खौफ फिर लौट आया था। मेरी एक बात ध्यान से सुनो ईसा, छोड़ो मुझे। उसने ईसा की बात जैसे सुनी ही नहीं थी, वो बस अपनी ही कहने में लगा हुआ था। अगर तुमने दोबारा खुद को या इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। पहले जो तुम्हारे साथ किया था वो अनजानी में गलती से किया था, लेकिन अगर तुमने इस बच्चे को कोई भी नुकसान पहुँचाया तो इस बार मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा वो पूरे होशो हवास में करूँगा। उसकी बातें सुनकर खौफ से बिल्कुल खामोश हो चुकी थी, और उसका खौफ से सफ़ेद पड़ता चेहरा देखकर माहिर ने उसके कंधों पर अपनी गिरफ्त ढीली की, लेकिन छोड़ा फिर भी नहीं था। देखो ईसा, जो हो गया उसे भूल जाओ, मुझसे खौफज़दा होना छोड़ दो। उसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लिए वो नरमी से कह रहा था। ईसा ने अपनी बंद होती आंखों से खुद से दूर करना चाहा और अगले ही पल उसकी बाहों में बेहोश हो गई। माहिर ने फिक्रमंदी से उसका चेहरा थपथपाया, लेकिन उसे होश में ना आते देखकर अपनी बाहों में उठाए उसे बाहर की तरफ ले गया। ड्राइवर को वो पहले ही यहाँ से भेज चुका था। एक झूठी फ़ोन कॉल करवाकर उसका वजूद अपनी बाहों में उठाते उसे बेहद हैरत हुई थी। भला कोई इतना नाजुक भी हो सकता है। मिशाल को मैसेज करके उसने घर से बाहर बुलवाया, जो उसका मैसेज देखते ही बाहर आई थी। माहिर ने गाड़ी घर से थोड़े फासले पर खड़ी की हुई थी। क्या हुआ इसे? उसने बैक सीट पर लेटी ईसा को देखकर परेशानी से पूछा। बेहोश हो गई थी। क्यों, आपने क्या कहा इसे? आपको इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए था। मैं लेकर गया था। खौफ की वजह से बेहोश हुई है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। प्लीज़ तुम इसका ख्याल रखा करो मिशाल। माहिर सर, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके कहने पर माहिर ने अपना सर हिलाया। उसे वाकई में ये बात कहने की ज़रूरत नहीं थी। उसके वैसे भी सब उसका बहुत ख्याल रखते थे।
मैं बड़ी मम्मा को यहाँ भेजूँगा। मैं चाहता हूँ ईज़ा से बात करें, वरना ये मेरी ना सही उनकी तो बात सुन लेगी। जो आप चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। बाबा आपकी इससे शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे माहिर सर। अगर ईज़ा मान गई तो वो भी मान जाएंगे। फ़िलहाल मुझे इसे अंदर लेकर जाना है, लेकिन तुम्हारे बाबा ने देख लिया तो गुस्सा करेंगे। मैं इसे खुद ले जाऊँगी। मिशाल ने बैक डोर खोला। तुम इसे कैसे लेकर जाओगी मिशाल? माहिर सर, ईज़ा जैसी लड़की को ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने माहिर की मदद से उसे गाड़ी से बाहर निकाला और उसे अपनी गोद में उठाए अंदर ले गई। मिशाल ईज़ा की निस्बत काफ़ी सेहतमंद थी, इसलिए ईज़ा जैसी लड़की को इतने आराम से उठा कर ले गई। ये बात कोई इतनी हैरान कुन नहीं थी। आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो जब से आई थी उसे यही रोने लगा हुआ था कि माहिर के साथ हुआ हादसा उन्होंने उसे क्यों नहीं बताया। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो असीरम पर आ रहा था, जिसे सब जानते हुए भी उसे हर चीज़ से लाइम रखा। असीम नहीं चाहता था तुम्हें इस बात का इल्म हो। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। परीशा ने उसे समझाने की एक और कोशिश की जो वो कितनी देर से कर रही थी। मेरी शादी हो गई है तो आप लोगों ने मुझे बिल्कुल पराया कर दिया। मुझे लाला से मिलना है। कहाँ है वो? इस वक्त घर पर नहीं है नूर, लेकिन प्लीज़ अब रोना बंद करो। आपके रोने से माहिर और परेशान होगा। मोहतसम ने नरमी से उसके आंसू साफ करके उसे अपने साथ लगा लिया। शुक्र था इस वक्त माहिर यहाँ नहीं था, वरना उसे रोते देखकर उसे मज़ीद परेशान हो जाना था। तो अब माहिर भाई की शादी ईज़ा से हो जाएगी? हयात ने चेहरा मोड़कर अपने बराबर बैठे शामिर को देखा था। इस वक्त वो दोनों लाउंज में अकेले बैठे हुए थे। पता नहीं घर वाले कब तक वापस आएंगे। मैं नहीं जानता हयात, वो लोग जब तक वापस नहीं आएंगे जब तक माहिर लाला का मसला हल नहीं हो जाता, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। आप देखना। उसके कहने पर शामिर ने मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगाया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया नूर? कमरे में दाखिल होते उसने बेड पर बैठी नूर से कहा, जो उसे देखते ही अपने चेहरे का रुख मोड़कर बैठ गई थी। सुबह की गई हुई वो उसके आने से 20 मिनट पहले घर आई थी। आज उसे खुद भी काफ़ी देर हो गई थी और घर आकर मुलाजिम से यही सुनने को मिला कि वो आते ही सीधा अपने कमरे में चली गई और उसने कुछ खाया भी नहीं है। और असीरम को यही फिक्र हो रही थी। उसे पता था कि जब माहिर वाली बात उसके सामने आएगी तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। और पता नहीं इस परेशानी में उसने कुछ खाया भी है या नहीं। नूर क्या हुआ है? अपना कोट उतार कर उसने साइड पर रखा और जाकर उसके करीब बैठ गया। आप जानते थे ना कि लाला के साथ क्या हुआ है? हाँ मैं जानता था, उसने इतराफ़ किया। तो मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बता देता तो तुम क्या करती? उसके साथ जो हो चुका है उसे बदल देती? बदल नहीं सकती थी सीरम, पर उस वक्त में उनके साथ तो होती। तुम उसके साथ होती तो तुम खुद परेशान हो जाती, जिससे माहिर की परेशानी ख़त्म होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती। अपने भाई पर भरोसा है तो यकीन रखो वो सब कुछ ठीक कर लेगा। असीरम ने उसके भीगे गाल साफ़ किया और उसका नरम रवैया देखकर नूर उसके गले लग गई थी। असीरम, मुझे हनीमून पर नहीं जाना है। उसके कहने पर असीरम के लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे थे। ठीक है, हम नहीं जा रहे। तुम जब जाना चाहोगे हम तब भी चलेंगे। उससे मज़ीद सख्ती से खुद में कैद करके असीरम ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए। नॉक करके उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला, जहाँ पहली नज़र बेड पर बैठी ईज़ा पर गई, जो खिड़की की तरफ देखती अपनी ही सोचों में गुम थी। अपना गला खनकार कर आयरा ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और वो जो अपनी सोचों में गुम थी आयरा की खनकार पर बुरी तरह चौंकी थी। आप कौन है? मैं आयरा हूँ, क्या यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने बेड की तरफ इशारा करके इजाज़त मांगी। उसके कहने पर ईज़ा एक तरफ हो गई, मतलब उसे बेड पर बैठने की इजाज़त दे दी। थैंक यू ईज़ा। आप कौन है और यहाँ क्यों आई हैं? मैं माहिर की मुमानी हूँ। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? तुमसे कुछ बातें करनी है। उसने गौर से इस लड़की को देखा जो दिखने में ही 16-17 साल की लग रही थी, लेकिन वो थी 19 साल की। उससे भी पता था। मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे बताओगे तुम अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बेबी के बारे में क्या सोचा है? मैंने कुछ सोचा है ना, मुझे कुछ सोचना है। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि वो एक लम्हे के लिए रुकी थी, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। माहिर तुमसे शादी करना चाहता है ईज़ा। उसके कहने पर ईज़ा ने जैसे सदमे से उसे देखा। आपकी बेटी है? नहीं, लेकिन सोचें अगर उसके साथ भी यही हुआ होता तो क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कर देती? मैं इस बारे में क्यों सोचूं जो बात है ही नहीं ईज़ा। माहिर बहुत अच्छा है, उससे जो भी गलती हुई है वो अनजाने में हुई है। वो होश में कभी ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन तुम उसे एक मौका तो दो। ये बात आपके लिए कहनी आसान है शायद। हाँ, तो फिर तुम बता दो तुम क्या चाहती हो। मैं आपको बता चुकी हूँ, संजीदगी से कहते हुए वो दोबारा खिड़की की तरफ देखने लगी। तुम्हारा यही फ़ैसला है ईज़ा? जी। तो फिर ठीक है, हम इस मामले को जल्द से जल्द ख़त्म कर देते हैं। मेरी दोस्त एक हॉस्पिटल में डॉक्टर है, मेरे या आमना के साथ तुम चल लेना ताकि ये किस्सा यहीं ख़त्म हो जाए। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। आयरा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर दबाया और अपनी जगह से उठकर चली गई थी। जबकि उसके जाने के बाद ईज़ा कितनी देर तक खुद अपनी कही बातें सोचती रही। ये उसने क्या कह दिया था? गलत कहा था या सही? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं बड़ी मामा? उसकी बात सुनकर माहिर बेयकीनी से उसकी तरफ देख रहा था।
माहिर वो ऐसा ही चाहती है, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। यहाँ तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, ये उसकी मर्जी होगी, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तुम इसे समझो तो माहिर, गलत वो भी नहीं है। आयरा ने नरमी से उसका शाना थपथपाया। नहीं, यहाँ उसकी मर्जी नहीं चलेगी। जो वो करना चाहती है मैं वो नहीं होने दूंगा, और ये बात मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे दोबारा कहने की जरूरत ना पड़े। आप उसकी बात मानने की बजाय उसे समझा दें। उसने दांत पीसते हुए कहा। वो बता नहीं सकता था कि ईसा के इस फैसले से उसे कितना गुस्सा आ रहा था। अपनी बात कहकर वो वहाँ से चला गया, जबकि आयरा बस अपना सर नफ़ी में हिलाती रह गई। एक तरफ इज़ा थी जो अपना फ़ैसला बदलने पर तैयार नहीं थी, और दूसरी तरफ माहिर था जो उसका फ़ैसला मानने के लिए तैयार नहीं था। गार्ड बाहर कुर्सी पर बैठा सो रहा था। माहिर ने अफसोस से उसे देखा, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है जो सो रहा है, उसके लिए तो आसानी ही रही। दरवाज़ा बंद पड़ा था, इसलिए वो वहाँ बनी दीवार पर चढ़कर अंदर की तरफ कूदा और उसे खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ जहाँ पहले उसे ईसा मिली थी। उसने आहिस्ता से खिड़की खोली। ये शायद उसकी अच्छी किस्मत थी जो पहले की तरह आज भी वो खिड़की खुली हुई थी। उसने आहिस्ता से कमरे में कदम रखा और हल्के लैंप की रोशनी में बेड पर लेटे उस वजूद को देखने लगा जो अपने आधे वजूद पर कंबल डाले सो रही थी। धीरे धीरे कदम उठाता हुआ माहिर उसके करीब जाने लगा। नींद में उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने हाथ हिलाने चाहे, लेकिन वो जैसे किसी चीज़ में बंधे हुए थे। उसने डर के मारे जल्दी से अपनी आंखें खोली और अपने ऊपर झुके माहिर को देखकर जैसे सारी नींद कहीं दूर चली गई थी। उसने अपने हाथ हिलाने चाहे, लेकिन वो माहिर की गिरफ्त में थे, जबकि माहिर का दूसरा हाथ उसके मुंह पर था। खौफ से उसका वजूद कांपने लगा। उसे लगा माहिर फिर उसके साथ वही सब कुछ कर देगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। अपनी बेबसी देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। क्या कहा था मैंने तुमसे? तुम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। फिर तुमने बड़ी मामा से ऐसा क्यों कहा? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे, तुम्हें और इस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें शायद ये मंजूर ही नहीं है। उसने ईसा के हाथों को छोड़ा जो उसके छेड़ते ही उसके चौड़े सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। ईसा, मैं अपनी गलती मानता हूँ, और तुम मेरी बात ना मानकर मुझे एक और गलती करने पर मजबूर कर रही हो। कल तुम बड़ी मम्मा के साथ कहीं नहीं जाओगी, और अगर गई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। उसे अपना हाथ उसके लबों से हटाया, और उसके ऐसा करते ही ईसा चीखते हुए मिशाल को आवाज़ें देने लगी। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। माहिर ने अपने कदम वापस खिड़की की जानिब बढ़ा दिया, और जैसे ही वो उसके कमरे से बाहर निकला, मिशाल समेत सारे घर के अफराद भागते हुए उसके कमरे में आए थे। इस वक्त वो इतनी घबराई हुई थी कि किसी ने उससे कुछ पूछा ही नहीं, और इस वक्त पूछना वैसे भी बेकार था। वो कुछ बताने की हालत में नहीं थी। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकते ही उसने बेसाख्ता अपने पेट पर रखा। उसने हाथ में साख्ता अपने पेट पर रखा। वो क्या करने जा रही थी? ये गलत था, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। ईसा, चलो उतरो। आयरा की आवाज़ सुनकर उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा और दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतरी थी। आमना भी उनके साथ आने वाली थी, लेकिन दादी जान की तबीयत खराबी की वजह से वो नहीं आ सकी, जबकि मिशाल खुद उसके साथ नहीं आई थी, क्योंकि वो इस फैसले के हक में ही नहीं थी जो ईसा ने लिया था। उसका हाथ पकड़कर आयरा उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगी, जब उसके पर्स में रखा फ़ोन बजने लगा। उसे फ़ोन निकाल कर देखा जहाँ आलम की कॉल आ रही थी। ईसा, तुम अंदर जाओ, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। उसके कहने पर अपना सर हिलाती वो अंदर जाने लगी, जबकि दिल इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मानो बाहर ही आ जाएगा। उसके जहन में माहिर की बातें गूंजी जो उसने कल रात को कही थी, और उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। उसे इस वक्त अकेले नहीं रहना था। अगर माहिर यहाँ आ गया तो? बाहर निकलकर उसने आयरा को ढूंढा जो उसे फ़ोन कॉल पर बात करती मिल गई थी। उसे अपने कदम आयरा की जानब बढ़ा दिए जब किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बिठा दिया। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि उसे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। ड्राइविंग सीट पर माहिर को बैठे देखकर उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वो लॉक्ड था। दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसके अंदाज में इल्तिजा थी, जिसे नज़रअंदाज की उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं कह रही हूँ दरवाज़ा खोलो, उतारो मुझे यहाँ से, उसे चिल्लाकर कहा, जिस पर माहिर ने अपने गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उसकी तरफ देखा। जिसके बाद ये हुआ कि वो चीख नहीं रही थी, वो बस रोते हुए कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह इस गाड़ी से निकल जाए। स्टीयरिंग पर अपनी गिरफ्त सख्त किए वो काफ़ी तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रहा था। गाड़ी मुअत्तसम के घर के सामने रोककर वो अपनी सीट से उतरा और इज़ा की तरफ आकर उसका दरवाज़ा खोला था। नीचे उतरो। नहीं, मैं नहीं उतरूँगी। वो सहम कर पीछे हुई, जबकि उसके कहने पर माहिर ने बिला झिझक उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारा और खींचता हुआ अंदर ले गया था। छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम मेरी बात ना मानकर अपना नुकसान खुद किया है। उसे खींचता हुआ वो घर के अंदर ले आया और एक कमरे में ले जाकर उसका हाथ छोड़ा था। वहाँ वॉशरूम का खुला दरवाज़ा देखकर ईसा भागने लगे, क्योंकि इस वक्त वो वॉशरूम भी उसे माहिर से बचने के लिए बेहद महफूज लग रहा था। लेकिन उसकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उसने ईसा का हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाया। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए हम एक दफ़ा अपना कमेंट सेक्शन देखते हैं, फिर अपनी वीडियो एंड करेंगे। सबसे पहले सलीहा सईद का कमेंट है, बहुत अच्छा है, सब करैक्टर्स अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच डियर।
मोहम्मद तुफ़ैल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपी जान, कैसी हैं आप? एपिसोड बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही मज़े का एपिसोड था ये। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद तुफ़ैल। समीना खातून कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, क्यूट कपल्स। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच समीना। सलीहा सईद अगेन कह रही हैं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच सलीहा। दैन तंजीला शबीर कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस एपिसोड। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच तंजीला। सलाहा कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच सलाहा। क्रेसी फैमिली व्लॉग्स कह रहे हैं आप भी, बहुत मज़े का नावल है और आपकी वॉइस भी, थैंक यू वेरी मच डियर, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। ज़ैनब सगीर ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब सगीर, बहुत नाइस स्टोरी है, थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। क्रेसी फैमिली व्लॉग्स कह रहे हैं आप भी, आपकी वॉइस और रीडिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच डियर, बहुत अच्छा नावल है, थैंक यू वेरी मच क्रेज़ी फैमिली व्लॉग्स। एपिसोड बहुत मज़े की थी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा नावल है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिनबुन कह रहे हैं ये सही इंट्रोगेशन टीम बनी हुई है, मुझे भी माने भी जा रही है यार, थोड़ा हार्ड टाइम तो दो असीरम को। और रोम कॉम बहुत है लेकिन सबसे बेस्ट कपल ज़रियाम का है, वो बंदी बड़ी कमाल की है, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल हुरैब का करैक्टर वाकई बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच डियर। फ़रज़ाना कह रही हैं आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच फ़रज़ाना। जाहिद इकबाल कह रहे हैं बहुत ज़बरदस्त था, सबकी आपस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच जाहिद इकबाल। दैन समिया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? नाइस नावल एंड थैंक्स डियर, थैंक यू वेरी मच समिया, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। टेक मोबो कह रहे हैं ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच टेक मोबो। इब्रार अली कह रहे हैं बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत मज़ा आ रहा है, थैंक यू वेरी मच इब्रार अली, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अगेन इन्होंने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच। दैन प्रिंस ये कह रहे हैं शामिर बहुत अच्छा करैक्टर है, हर किसी को पकड़ लेता है, किसी को रोमांस का मौका ही नहीं देता, बहुत अमेजिंग नावल है, पॉजिटिविटी है हर करैक्टर में, थैंक यू वेरी मच डियर, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, और वाकई शामिर का करैक्टर बहुत अच्छा है। दैन आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आयशा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपने इतनी लॉन्ग एपिसोड दी मगर मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है कि 3 घंटे रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं होता, मुझे समझ नहीं आ रहा है इस नावल पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। ये नावल इतना अच्छा है तो इसमें सब कुछ बुरा भी नहीं हो रहा, सब हैप्पी हैप्पी है। आप भी, हमें भी आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपने एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहा, आप कहते हैं कि रिस्पॉन्स अच्छा दें और अगर रिस्पॉन्स अच्छा है तो आप खुश होती हैं, आपने ये नहीं कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एपिसोड अच्छी थी, नूर की भी स्टोरी स्टार्ट हो गई है, साहिर और उसके भाई के सीन्स अच्छे थे, उसका भाई जिस तरह से डर रहा था और साहिर ने माहिन की दोस्तों को सच बता दिया, फाइनली शामिर की शादी हो गई है, उसकी बातें बहुत अच्छी होती हैं। वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, आप भी, आप नाराज़ मत हो। थैंक यू वेरी मच आयशा, आपके लॉन्ग कमेंट के लिए, मुझे वाकई बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, तो आगे भी आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, थैंक यू वेरी मच डियर। और बस मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हुई हूँ, आपको पता है जब मेरी मोटिवेशन गायब हो जाती है तो फिर मेरा ज़्यादा बात करने को दिल नहीं करता। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी थोड़ी नेचर ऐसी है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, एवरीथिंग ऑल राइट। इंशाल्लाह जल्द मैं दोबारा से अपनी ट्यून में वापस आ जाऊँगी, बस अभी मुझे थोड़ी सी टेंशन लगी हुई है कि मैं किस तरह से इसे वाइंड अप करूँ, क्योंकि चैनल डेड हो रहा है और मेरी 2.5 साल की मेहनत है। आपको पता है कि जब एक बंदे ने इतनी मेहनत की हो तो वो अपनी इस तरह मेहनत को ख़राब होते नहीं देख सकता, तो बस मैं इसी थोड़ी परेशानी में हूँ आजकल, बाकी कोई बात नहीं, इट्स ओके, होता है, ऊँच नीच आती रहती है, इस चीज़ को मुझे कबूल करना होगा। तो आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, जो रिस्पांस दे रहे हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की मैं कदर करती हूँ, आगे भी आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा, थैंक यू आयशा। शविता कह रही हैं थैंक यू सो मच एपिसोड देने के लिए, बहुत मज़ेदार एपिसोड थी आज की, बस ये साहिर जहर लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों यार, अच्छा करैक्टर है, बस थोड़ा सा उसमें पागलपन ज़्यादा है, बाकी आपकी अपनी राय है, थैंक यू वेरी मच शविता, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। दैन शहज़ादी कह रही हैं ये बहुत मज़ा आ रहा है अब नावल का, और मेरी जान आप बनाना और डेट्स का शेक पिया करो सोने से पहले, वेट बढ़ जाएगा।
मैं सोने से पहले क्या मैं सुबह को पी लूँ और फिर इतनी वॉक भी करूँ, मुझे वो फिर भी हज़म नहीं होता। और बनानास मुझे वैसे पसंद नहीं है, और डेट्स का मैं अगर जूस पी लूँ तो मेरी आँखों में एलर्जी हो जाती है। मुझे कुछ भी कोई जिस चीज़ की तासीर गर्म हो ना, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं रहती। तो मेरी जान को 100 स्यापे हैं, आप लोग परेशान ना हो, कुछ ना कुछ इसका हल निकल ही आएगा। और प्लीज़ एपिसोड वाइस नावल क्यों नहीं करना, प्लीज़ ऐसा जुल्म मत करना। एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर, आई रियली लव यू, थैंक यू वेरी मच अबीर। प्यार है आपका, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। और एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड वाइस नावल पे अभी हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल बिल्कुल मेरी जो मोटिवेशन है ना वो गिरी हुई है। देन ल्यूजीना ज़ैनब कह रही हैं नाइस नावल, थैंक यू वेरी मच डियर। देन मलजा शाहिद कह रही हैं बहुत ही अच्छा, अल्लाह कामयाबियाँ दे आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू वेरी मच डियर। आयशा शहजाद कह रही हैं थैंक यू फॉर लॉन्ग एपिसोड, आई लव इट, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच आयशा, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई। आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। हारिस खान कह रहे हैं शुक्रिया, आप भी थैंक यू वेरी मच हारिस खान। शहनाज अफ़ीफ़ कह रही हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू शहनाज अफ़ीफ़। अगेन आयशा कह रही हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आयशा। अबीर कह रही हैं आज बहुत मज़े का है ये सीज़न, कमाल, थैंक यू वेरी मच अबीर। देन अली बेग कह रहे हैं अमेजिंग, ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अली बेग। सलीहा सईद कह रही हैं ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, थैंक यू वेरी मच सलीहा। अली बेग कह रहे हैं वेरी वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू अली बेग। शाज़िया तबीयत कैसी है आपकी, आप फिर से गायब हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम से, ज़बरदस्त नावल है और मैं ठीक नहीं, बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है, बस दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जल्द सेहतयाब हो जाएं। और परेशान मत हुआ करें, परेशानियां जो हैं वो आती रहती हैं ज़िंदगी में, तो कोई बात नहीं, होता है, अपनी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो अपने बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाएं, इंशाल्लाह आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दें। और थैंक यू, आपको नावल अच्छा लगा। माय डियर लिसनर्स, आप लोग शासिया के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि अल्लाह पाक इन्हें सेहतयाब करें, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम से, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू वेरी मच शासिया। सहर कह रही हैं ज़बरदस्त नावल, थैंक यू वेरी मच सहर। हीरा शाहिद कह रही हैं नावल नेम प्लीज़, लास्ट एपिसोड में मेंशन है डियर, डिस्क्रिप्शन में भी और लास्ट एपिसोड में लास्ट पे भी वीडियो के। जी, तो ये थे हमारे आज के कमेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोग सुने एपिसोड, एंजॉय करें। अब हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कल इस नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।